हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सबका दोस्तों सभी का स्वागत है। हम इस लेक्चर में इकोनॉमिक सर्वे के थर्ड चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं और तीसरे चैप्टर का जो नाम है हाइलाइट्स देखते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे में तीसरे चैप्टर की फिस्कल डेवलपमेंट्स रेवेन्यू रेलिश। रेवेन्यू का मतलब तो ठीक है पैसा होता है। रेलिश का मतलब बेसिकली क्या है कि जो पैसे की प्राप्ति हुई है ना सरकार को, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे हुई है। ठीक है, यानी कि देर इज समथिंग गुड अबाउट रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा क्या हुआ है देखते हैं इसको। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल ईयर 23 के आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें, अभी जब ये फाइनेंशियल ईयर 23 की जब बात होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था चैप्टर 1 के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली आपको हाईलाइट करना चाह रहा है 2022 से लेकर 2023 तक। ओके, फिस्कल डेफिसिट इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन क्या होती है? रेवेन्यू और सरकार के एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, राइट? तो यहां पर देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट के टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है और उसके टोटल जो रिसीट्स होती हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरिंग वाले पार्ट को एक बार के लिए हटाकर अगर हम लोग ये देखें, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, आप सबको पता होगा ना, जो हमने नितिन सिंघानिया के लेक्चर्स जो डिस्कस करे थे। एंड डोंट वरी अंकिता, मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे का ये सिर्फ एक हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट है। आप आज क्योंकि पहली बार आए हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसका एक और एडवांस वर्जन में डॉक्यूमेंट आएगा समरी वाला, उसके अंदर हम लोग डिटेल में इसको बात करेंगे, ठीक है। और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स जो होते हैं सरकार को जो प्राप्त होते हैं शॉर्ट टर्म में, प्लस कुछ ऐसे कैपिटल रिसीट्स जो कि सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का बर्डन की तलवार क्रिएट नहीं करते, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। कुल मिलाकर हर प्रकार के रिसीट, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हो चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हो, उसको टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो तो वो होता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। क्या आप सबको ये टर्म सारी पता है, याद है ना? बताओ, है ना? फाउंडेशन कोर्स में हम सब कुछ कर चुके हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में। एंड डोंट वरी, इकोनॉमिक सर्वे में इसका समरी डॉक्यूमेंट एक बारी डिटेल में आने दो, मैं फिर से एक बारी सारी चीज़ें नितिन सिंघानिया को साइड बाय साइड रखते हुए डिस्कस करवा दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी प्रॉमिस करे हैं। फिस्कल डेफिसिट कुल मिलाकर सरकार को अगर हम लोग ऐसे डिनोट करें तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब सरकार का जो आमदनी है वो 50 पैसे की और जो खर्चे हैं वो 1 रुपए के हैं। घर का बजट कभी भी अंकिता ऐसे चल सकता है क्या कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हो और खर्चा 20,000 का कर रहे हो? तो आप एक बार बताओ, अच्छा घर चला रहे हो क्या? इसका मतलब नहीं ना। तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट अपने आप में शाइनी क्या होता है? एक पॉजिटिव कोनोटेशन है कि नेगेटिव कोनोटेशन है? नेगेटिव है। एंड ये जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब तो देखो घाटा होता है, लेकिन ये फिस्कल वर्ड का क्या मतलब है फिर यहां पर? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। और यहीं पर अगर ये वर्ड होता मॉनिटरी तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक। और हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो गवर्नमेंट जो है, इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है कि गवर्नमेंट अपने पूरे के पूरे बिल्कुल ऐसे सही ट्रैक पर जा रही है जहां पर फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट है ना फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, तो सरकार ने उसको कितना अचीव करा फाइनेंशियल ईयर 23 में? 6.4% ऑफ जीडीपी। यानी कि टोटल जो हमारी जीडीपी है उसमें से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में कितना मिसमैच है? कितना परसेंट का मिसमैच है? 6.4%। इसको मत भूलना, इसको पूरे साल मत भूलना। जब तक आप लोग 2024 का इंटरव्यू, 2023 वाले जितने लोग आप इंटरव्यू नहीं देते हो 2023 बैच वाले, तब तक इसको मत भूलना, ठीक है। 6.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। उसके बाद सरकार की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। और यहां पर कौन सी सरकार की बात हो रही है? यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है कि उसने जो भी अशप्रीत पैसा कलेक्ट करा है ना फाइनेंशियल ईयर 2023 में, वो 3 चीजों की वजह से बूस्ट हुआ है पैसे की कलेक्शन।
ठीक है, ये चैप्टर के बारे में दोस्तों मैं फिर से आपको रिपीट करके बार बार बता रहा हूं, ये हम लोग गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सिर्फ सरकार, आरबीआई का भी एक अलग से चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे के बारे में कंसर्न है कि सरकार के पास रेवेन्यू कहां का आ रहा है, खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं 2023 में वो बड़े हैं, उसके पीछे 3 रीजंस देता है इकोनॉमिक सर्वे हमें। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिकवरी हुई है। ये रिकवरी किस चीज के हिंट कर रहा है, किस चीज से रिकवरी, क्या बुरा हो गया था ऐसा? 2020 का पेंडेमिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा के अंदर, कोविड-19। दूसरा, बॉयंसी इन रेवेन्यूज फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी। चैप्टर 1 के अंदर हमने इसके बारे में बात करी थी ना कि दिस इज अ पॉजिटिव कोनोटेशन कि रेवेन्यूज के अंदर इंक्रीमेंट हुई है डायरेक्ट टैक्सेस से भी और जीएसटी कलेक्शन से भी। तो मुझे फटाफट से बता दो, अगर आप लोगों को रिकॉल है तो, ज्यादातर पैसे की प्राप्ति सरकार को कहां से हुई है, डायरेक्ट टैक्सेस से कि जीएसटी से? जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, है ना। और डायरेक्ट टैक्सेस में क्या कॉर्पोरेट टैक्सेस की कलेक्शन बढ़ गई है कि कम हो गई है? बढ़ गई है कि कम हो गई? बढ़ गई है, ऑब्वियस ही बात है। और ये क्यों बढ़ी है? बिकॉज रेवेन्यू के साथ साथ जब टैक्स बढ़ता है तो शाइनी उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्सेस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अंकिता, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आप आज कमा रहे हो, तो मान लो उस पर आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पे बस समझ लो कि उस पर 10,000 आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है तो यानी कि आपकी इनकम फिर होनी चाहिए, कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स न्यूट्रल, 2 लाख हो गई है, तभी तो 20,000 है। तो ये 20,000 टैक्स आपको क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आपकी इनकम भी तो बढ़ गई है, डबल हो गई है, तो टैक्स भी डबल हो गया है। इसको कहते हैं प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, और आप में से जिन लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, बिस में मैं आपके लिए भी एक बार के लिए दिखा देता हूं। यहां पर ये देखो, चैप्टर 1 के अंदर हमने इसके बारे में बात करी थी, प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यूज। जैसे जैसे नेशनल इनकम या आउटपुट या पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ती है, तो वैसे वैसे टैक्स लोगों को ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन ये, जैसे एक बात बताओ मुझे जरा शाइनी, ये जो प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू है, तो ये इनकम जैसे मेरी बढ़ेगी तो मुझसे किस पे वसूला जाएगा, डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में या इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में? डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में, है ना। क्या कोलगेट के रेट मेरे पापा की इनकम को देखते हुए दुकानदार मुझसे लेगा क्या? चिप्स का पैकेट ये देखेगा क्या कि मेरे पापा बिजनेसमैन है या मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं? इसको देखेगा दुकानदार या सरकार? नहीं ना। तो हमेशा ये जो प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू होता है, हमेशा किसके लिए होता है? डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि ये सब नोट कर लेना, बिकॉज ये आ सकता है। शाइनी देखो, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, ये कौन से टैक्स का पार्ट होता है? डायरेक्ट टैक्स ऑप्शन नंबर 1, इनडायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर वो कंफ्यूज करने को ये भी लिख सकते हैं कि जीएसटी, और ऑप्शन 4 में लिख दें ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 के 4 1। ऐसे भी बना सकते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, 1 1 ओनली, 2 ओनली। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 ओनली, 3, ऑप्शन 3, है ना। तो याद रखना, है छोटी छोटी बातें लेकिन काम की। हाँ, और मैं एक बार के लिए आपको ये भी दिखा देता हूँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट, जैसा कि हमने बात करी थी। तो अंकिता और बिस्म, आप लोग ध्यान से देख लो इसको। जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी कलेक्शन इतनी हुई है, 8.7 लाख करोड़, एंड जीएसटी कलेक्शन यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी 11.9 लाख करोड़। तो किसकी कलेक्शन ज्यादा है? जीएसटी की। और क्या दोनों के दोनों बड़े हैं? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बड़ा है और जीएसटी कलेक्शन भी बड़ा है क्या? जी हाँ, ये ट्रेंड ऐसे जा रहा है, ये वाला ट्रेंड भी ऐसे जा रहा है। ओके, हम लोग अब आगे बात करते हैं। और उसके बाद
एक अच्छा पॉइंट और बोलता है इकोनॉमिक सर्वे में, वो बोल रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं या जो जो पैसा जो कलेक्ट करा है यूनियन गवर्नमेंट ने, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है साल 2023 में, फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2022 से लेकर 2023 तक। वो एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की रिकवरी आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक, डायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी कलेक्शन जो हुई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है। तीसरा, रियलिस्टिक एजम्पशंस इन बजट, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है अर्पित, लास्ट टाइम का जो बजट बना था ना 2022 का, अभी तो 2023 का आया बजट, 2023 टू 2024, जो 2022 से लेकर 2023 वाला जो बजट था ना, उसके अंदर सरकार ने बजटरी एलोकेशन जो जो सेक्टर में करी थी ना, तो काफी रियलिस्टिक बेसिस पर करी थी कि इतना ही हम इस पर पैसा लगाएंगे और इतना हमें रिटर्न मिलेगा इससे, इस सेक्टर से, और वैसा वैसा हुआ है। यार मुझे एक बात बताओ ईशा, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आप करते हो ट्रेडिंग, और आपको मैं ये बोलूं कि आपके 1,000 रुपए 1,000 रुपए 1 करोड़ हो जाएंगे, तो ये रियलिस्टिक असम्पशन है क्या? ट्रेडिंग ऐसी होती है? बताओ। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि आप 1,000 रुपए लगाओ और आपको 10 रुपए डेली के मिलते रहेंगे, ये रियलिस्टिक असम्पशन है कि पहली वाली रियलिस्टिक असम्पशन है? बताओ। ये सेकंड वाली, कुछ ऐसे ही हुआ है कि सरकार ने लास्ट ईयर का जो बजट बनाया काफी रियलिस्टिक एस्पेक्ट का बनाया, और उसमें सरकार की जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि हम इतना पैसा अगर इस सेक्टर में एलोकेट कर रहे हैं तो देश में ये चीजें होंगी, इतना इतना रेवेन्यू, ये सेक्टर जब फलेगा फूलेगा तो इतना हमें रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। सरकार को वो भली भांति तरीके से अच्छे से रेवेन्यू की प्राप्ति हुई है। गवर्नमेंट हैज रियलाइज द रेवेन्यू वेल बिकॉज ऑफ द रियलिस्टिक एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द लास्ट बजट टू वेरियस सेक्टर्स। तो अब दोस्तों आगे हम लोग एक चीज को देखते हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ओवरऑल सरकार को अलग अलग टैक्सेस की फॉर्म में जो रेवेन्यू की प्राप्ति हुई है वो बढ़ गया है, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, उसके अंदर ग्रोथ हुई है। अगर हम अप्रैल टू नवंबर के आंकड़ों की बात करें साल 2022 के, तो ग्रोथ जो है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की फॉर्म में वो हुई है 15.5%, 15.5% की बढ़ोतरी हुई है, विच इज ह्यूज। आई एम रिपीटिंग, विच इज अ ह्यूज चंक, बहुत ज्यादा। मान लो आप लोगों की फैमिली इनकम अभी जितनी भी है ठकुराइन, 15.5% उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाए तो और भी चीजों में जिसमें हाथ सिकोड़ना पड़ता था वो हाथ खुल जाएंगे ना, एटलीस्ट वो चीजें भी अब घर पे आने लगेगी ना, और बजट और अच्छा हो जाएगा ना घर का। और यहां पर हमारा घर क्या है इस एग्जांपल की फॉर्म में जो मैं बोल रहा हूं, यहां पर घर क्या है? देश। ठीक है, और ये पैसा किसके पास जा रहा है? घर को चलाने वाला मालिक कौन? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। अब ये जो 15.5% की ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे कुछ रीजंस तो रहे होंगे ना। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ब्रॉडली इनको दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कारणों की वजह से, दो रीजनों की वजह से ऐसा हुआ है। एक तो सरकार ने ये सोचा साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के महीने के बीच में, और करा भी ऐसा, सिर्फ सोचा नहीं, इंप्लीमेंट हुआ, और इंप्लीमेंटेशन की वजह से फ्रूट्स भी मिले सरकार को, फल भी मिले हैं। गवर्नमेंट ने जो सो करा था, इट हैज राइपेंड द फ्रूट्स वेल फॉर इट्स एफर्ट्स। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ टैक्स नेट। जो टैक्स जहां जहां से आना चाहिए था तो सरकार ने उसको और ज्यादा फैलाया है अपने हाथों को। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, लाइक जीएसटी में कुछ कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं। उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब इससे क्या होता है, बीच में जो पैसे की धांधलेबाजी हो जाती थी या काला बाजारी हो जाती थी या छोटे छोटे ऑफिसर्स बीच में ट्रांजैक्शंस को खा जाते थे। एक छोटी सी एक बात बताता हूं, जैसे मतलब मान लो कि ऑन रिकॉर्ड, अगर ऑन कैमरा अगर ये चीज हो जाए, एक आइडिया सोचना, वैसे एक बस मैं एक बात बता रहा हूं, कैसे इंप्लीमेंट होगा वो बात की बात है। अर्पित, किसी ट्रैफिक लाइट पर जो जो सफेद वर्दी वाले पुलिसमैन होते हैं जो कि रेड लाइट को जंप करना, लाइसेंस ना लेकर घूमना, इस चीज का चालान करते हैं, अगर ऐसा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म आ जाए
तो जैसे मतलब मान लो चालान बना 5,000 रुपए का, लेकिन 1,000 रुपए देकर उन्होंने छोड़ दिया, तो वो पूरा पूरा पैसा जो सरकार के पास आना चाहिए था वो उस ट्रैफिक पुलिस वाले की जेब में चला गया। लेकिन अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर ऐसे बाइक और गाड़ियां कैच होने लगे जो कि रेड लाइट वगैरह जंप कर रही हैं, कोई भी माध्यम ऐसा हो कि इनकी नंबर प्लेट ठीक नहीं है, इनकी बाइक ज़्यादा पुरानी लग रही है, पॉल्यूशन जो है नहीं हो सकता अब इसका, ये 15 साल पुरानी हो गई है, ठीक है, तो क्या वो पैसा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ज़्यादा आएगा ना सरकार के पास प्रॉपर तरीके से? उसमें बीच में कोई खा नहीं सकता ना उस पैसे को। ये चीज़ होती है। एक नॉर्मल सी बात करता हूँ ईशा, जैसे हम लोग सरकारी एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं, जैसे एमपी के फॉर्म भरे, यूपीएससी के फॉर्म भरे, कुछ भी फॉर्म भरे, तो इस पैसे को जो ऑनलाइन हम लोग पेमेंट करते हैं, क्या कोई बीच में खा सकता है यार पैसे? बताओ ठाकुराइन, ईशा। नहीं ना? क्यों? इसका पूरा पूरा रिकॉर्ड किस फॉर्मेट के अंदर है? डिजिटलाइजेशन के तहत। और लास्ट एग्जांपल एक और दे देता हूं यार, मान लो कि आपको कल को किसी को पैसे देने 1,00,000 रुपए, आपने कैश में दिए, भले ही वो पर्सन आपके जान का जिगर का टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन कल को वो अगर मुकर गया तो आप प्रॉब्लम में तो एक आ जाओगे ना कि इसने नहीं दिया मुझे 1,00,000 रुपए। बताओ, प्रूफ करना मुश्किल है ना इस बात को? मतलब फंस तो जाओगे ना कोर्ट कचहरी के और इन सबके चक्करों में, थाने वाने के चक्कर में। लेकिन आपको अपने घर से कदम भी बाहर नहीं रखना पड़ेगा अगर आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है तो, क्योंकि सामने वाला पर्सन सामने वाले पर्सन, ऑब्वियस ही बात है, कोई बहुत बड़ा चूही ही होगा जो जाकर फिर इस चीज़ की रिपोर्ट करेगा, जबकि उसको पता है कि डिजिटल माध्यम से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई थी हम दोनों के बीच में, और ये 2 मिनट में जाके कोर्ट में या पुलिस थाने में प्रूफ कर देगा, तो मैं ही गुनहगार साबित हो जाऊंगा। बताओ, तो ज़्यादा बढ़िया इस केस में क्या है, हाथ में पैसे पकड़ाना कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना? तो टैक्स नेट के लिए भी सरकार ने कुछ ऐसे ही करा कि बहुत सारे टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बेसिकली डिजिटलाइजेशन कर दिया बहुत सारी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। यानी कि कुल मिलाकर अगर इस पॉइंट को समझने में दिक्कत हो रही है, डिटेल में बाद में बताऊंगा, डिटेल वाले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। अभी के लिए आप इतना समझो, सरकार के ना बड़ी सारी, मान लो कि कोई काम होते थे, जैसे एबीसी विभाग का कोई काम होता था, XYZ विभाग का कोई काम होता था, PQR विभाग का कोई काम होता था। पहले वो ना, आप उनके दफ्तर जाओ, पेन एंड पेपर में साइन वगैरह करो, उसके बाद वहां पे काउंटर पे जाकर कैश दो, पैसे दो। सरकार ने अब इसके लिए ये कर दिया कि दफ्तर बंद, सब कुछ बंद, घर पे बैठे बैठे आप उस मिनिस्ट्री की साइट पे जाओ और वो वाला काम कर लो, और वो डॉक्यूमेंट या कुछ भी है वो आपके घर पे आ जाएगा। अब जैसे बैंक में अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए रुपए अगर अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करके अपने बैंकिंग ऐप से जाकर, और आपका थोड़ा बहुत जो ट्रांजेक्शन और स्कोर जो भी क्राइटेरिया होता है अलग अलग बैंक का, घर पे ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, है ना? हमें हमें बीच में किसी को कुछ पैसा, हाँ, बीच में किसी को कुछ पैसा खिलाना पड़ता है क्या? नॉर्मल सी बात कर लो, अगर ईशा सिंह, हमें अगर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो हम क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाके मुंबई जाएंगे क्या, ट्रेन पकड़ करके हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खोल दो? या घर पे बैठे बैठे फ्री में केवाईसी होकर हो जाता है वो, और बीच में कोई किसी को पैसे खिलाने पड़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सेकंड पॉइंट समझ पाए जिसके बारे में मैंने इतना ओवर एम्फासाइज करा? ओवर एम्फासाइज इसलिए करा बिकॉज ये डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की तारीफ हम जानेंगे पूरा डिटेल में, एक बार ये डिटेल में इकोनॉमिक सर्विस का रिलीज होने दो, विजन आइए इसका, ठीक है? उसके बाद बहुत बेहतरीन रोबस्ट ग्रोथ, मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा ग्रोथ डायरेक्ट टैक्सेस में हुई है, और ये 26% बड़ी है। YOY का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब जैसे जैसे साल बीतते चले गए ना, तो सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ईयर ऑन ईयर बाय ईयर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है, ठीक है? क्यों? कॉर्पोरेट इनकम जो टैक्स है और पर्सनल इनकम जो टैक्स है, इनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मुझे ये वाली बात हजम नहीं हो रही कि ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, मैं कैसे मान लूं? तो इसको मानने के लिए चैप्टर 1 को रिकॉल करते हैं जरा, देखते हैं क्या पिछले पिछले कुछ सालों में ये बढ़ा है कि गिरावट हुई है। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है ना ये हमसे, देखते हैं। 5.4% से 5.6%, थोड़ा सा गिरा 4.2% पे, लेकिन 7% और 8.7%, जी हाँ, रिजल्ट वेरीफाई कर लिया हमने। 4.2 से डायरेक्टली 8.7%, और 4.2 बेसिकली क्या, फाइनेंशियल ईयर 21, यानी कि 2020 टू 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था,
ये तो वैसे भी हमारी इकोनॉमी के अंदर शाइनी क्या है ये वाला ईयर। एक सेकेंड। हाँ पेंडेमिक तो है, लेकिन क्या बोलेंगे हम इसको। हम्म। एक्सेप्शन शाइनी, नॉर्मल कंडीशन नहीं थी ना, बार बार नहीं होता ना, क्योंकि ऐसा एक्सेप्शन है ये। तो क्या हम ये बोल सकते हैं अर्पित, ये जो ग्रीन बार है अंकिता, अंकिता ये जो ग्रीन बार है अर्पित, आप बताओ कि अगर कोविड 19 नहीं आया होता तो ये लगातार 5.6 से 5.8 और ऐसा होते होते 7 और ऐसे ही बढ़ रहा होता। ये तो एक एक्सेप्शन वाली कैंडल है ना ये वाली, है ना। ज्यादा भी हो सकता था, क्या पता इसी इसी टाइम पर ब्रीच कर जाता, 6.8 तक पहुंच जाता। नहीं, ये चीज है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे इंटरव्यू रूम में, अगर आप बैठे हुए और कोई आपसे ये पूछे कि जब कोविड 19 आया, ध्यान से सुनना, ठंडे दिमाग से, एज अ ऑफिसर मुझे इसका एग्जांपल देना। जब कोविड 19 आया तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आप कहोगे कि लॉकडाउन चल रहा था इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है भाई, लॉकडाउन खुला भी था, सेकेंड वेव आने से पहले कुछ महीनों के लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन गिर क्यों गया फिर ये लॉकडाउन, ये कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन जो मर्जी बोल लो आप उसको, कुल मिलाकर पेंडेमिक के टाइम पर क्यों गिर गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। यस, लोगों के पास जब इनकम ही नहीं आएगी शाइनी, तो क्या घंटा टैक्स देंगे वो। हमारे पास डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दो जल्दी बताओ फटाफट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो होती है वो कहाँ से आती है सरकार, देश में सबसे ज्यादा। एक तो इंडिविजुअल से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्पित, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम टैक्स लगाते हैं इसमें उसके ऊपर, वेरी गुड। दूसरा कहां से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम की। क्या ये दोनों ही लोग कमा रहे थे क्या। बंदा बंदा कहाँ काम करेगा, जैसे एक बंदा है वो भी तो कहीं ना कहीं शाइनी काम ही करेगा ना, चाहे अपना बिजनेस कर रहा हो या किसी और कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो, है ना, ऑफिस जा रहा हो डेली। और कॉर्पोरेट वालों को बंदों की जरूरत होती है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ शाइनी, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड ही है वैसे तो एक दूसरे से, एक इंडिविजुअल और एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री देश की, बताओ। लोग हैं तो इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री है तो लोग हैं, कह सकता हूं मैं ये वाली स्टेटमेंट, है ना। तो एक बार बताओ, क्या ये दोनों काम कर रहे थे कोविड के टाइम पे, क्या लोगों के धंधे और ये सब फल फूल रहे थे, बहुत ज्यादा बड़े ग्रोथ हो रही थी इनकी। जैसा कि अंकिता आपने बोला, जब इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स कलेक्शन हो सकता है क्या। लेने को अर्पित सरकार जबरदस्ती वसूल सकती थी, है ना ठकुराइन, जबरदस्ती वसूल सकती थी सरकार, लेकिन फिर हमारी इतनी मुसीबत के टाइम पे, जब किसी का कोई काम धंधा नहीं चल रहा और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टर्म्स में छापे पड़े लोगों के घर पे, ऐसा पड़े, तो एक बात बताओ, इसको हम डेमोक्रेटिक नेचर की सरकार कहेंगे क्या, बताओ। है ईशा। तो जैद जैद इसका मतलब तो ये नहीं हुआ अब इसमें बताना सा कि सरकार मतलब अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किसी पेंडेमिक सिचुएशन पे जनता तक को निचोड़ के फेंक सकती है, उसको जनता से कोई लगाव नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं। अगर ऐसा होता तो, कि जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ क्या। हाँ सरकार बदल जाती है, बात ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है, अब देखो, फिस्कल डेफिसिट अभी हमने देख लिया है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है शाइनी, जरा से फटाफट से इन लोगों को बता दो, फटाफट। बोरिंग होती है। यस, करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट, और प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, उसको माइनस करके जो भी सरकार घाटे में होती है उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, अब इसमें याद है ना सब कुछ, ये रिवाइज करोगे तो आ जाएगा रिकॉल। डिटेल में हम जानेंगे इसको, अभी हमारे पास क्योंकि हाइलाइट्स में इतना टाइम नहीं है, वरना फिर हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अंकिता मैं डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो, दो प्रकार के सरकार के घाटे जो होते हैं, जो कि इंडिकेट करता है घाटों को, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। कुल मिलाकर अगर मैं शाइनी एक वर्ड हटा दूं इनके आगे से, फिजिकल डेफिसिट, और आम
भाषा के अंदर मुझे किसी को समझाना है जो जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कुल मिला के सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है और आमदनी उसके पास कम आ रही है? अगर इन टेक्निकल शब्दों को हटा दूँ मैं, दोनों का मतलब यही है कुल मिलाकर, है ना, कि सरकार का खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम। मतलब वही वाली बात है कि घर पे आ रहे हैं किसी के 10,000 रुपये और खर्चा है उसके 15,000 रुपये का, तो वो घाटे में है ना फैमिली, है ना, ये चीज़ है। अब देखो, हम एक बारी ट्रेंड को देखते हैं। ट्रेंड इन द यूनियन गवर्नमेंट डेफिसिट्स ओवर द ईयर्स, और ये तो ट्रेंड है। ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि सरकार ना फिस्कल कंसोलिडेशन की राह पर आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट इज ऑन द वे टू फिस्कल कंसोलिडेशन। मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, आप ये फिस्कल फिस्कल शब्द को एक मिनट के लिए गोली मारो। जब भी कंसोलिडेशन वर्ड आपके सामने कभी भी किसी इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट के अंदर आता है ना ठकुराइन, तो आप हमेशा समझ आना, ग्राफ ना तो ऐसे जा रहा है, ग्राफ ना तो ऐसे जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, ग्राफ हमेशा साइडवेज हो जाता है, ऐसे या ऐसे, या थोड़ा बहुत ऊपर जाते जाते फिर ऐसे 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 आते 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 एक ही जोन में घूमता है। और मैंने आपको बताया था ना, कंसोलिडेशन वर्ड को अब तो नहीं भूलोगे ना, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से दिखाया था ना मैंने कि कंसोलिडेशन क्या होता है, शाइनी, है ना, वो एक ही जगह पर घूमते रहना। बिटकॉइन का चार्ट दिखाया था ना मैंने ओरिजिनल। अब क्या कंसोलिडेशन हो रहा है, देखते हैं एक बारी। सबसे पहले 2018 से आंकड़े हमें पेश करता है इस साल का इकोनॉमिक सर्वे। नंबर वन बात, हमेशा ये वाली बात जानना दोस्तों आप लोग, इसकी गहराई में जानने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला हूं, जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी स्टेटमेंट पूछ चुका है यूपीएससी कई बार। कौन सी स्टेटमेंट है भाई ये? देश में हमेशा हमेशा, जैसे अब कई लोग ना एक्सट्रीम एक्सट्रीम वर्ड सुनते ही, कहीं जो बेवकूफ लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड्स को सुनते ही एलिमिनेट कर दो। यूपीएससी में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एलिमिनेशन अनटिल एंड अनलेस उस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई भी हवा ना हो, तब जाकर आप वो एलिमिनेशन का गेम खेलो। अदरवाइज आप पेपर लक फैक्टर पर दे रहे हो। एलिमिनेशन का गेम करते करते आपको क्या लगता है आप लबास ना पहुंच जाओगे? ये चीजें बहुत पहले जमाने में वर्क करती थी, अर्तिका शुक्ला और टीना डाबी के जमाने से पहले। अब नहीं करती हैं एलिमिनेशन वगैरह चीजें वर्क। अब सबसे कठिन स्टेज ही प्रीलिम्स की दरवाजे को निकालना है। पहले मेंस बहुत टफ आता था 2015 16 17 तक, अब प्रीलिम्स का दरवाजा टफ है। देखो, मैं बताना ये चाह रहा हूं, हमेशा हमेशा ऑलवेज वर्ड आएगा आपको, ठीक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं बताना चाह रहा हूं, ऑलवेज वर्ड पेपर के अंदर आपको देखेगा। एग्जामिनर आपको एक बोल्ड स्टेटमेंट ये देगा, देश में फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज हायर देन द प्राइमरी डेफिसिट। आई रिपीट, ये जो टर्क्वाइज कलर की लाइन है, ये वाली टर्क्वाइज कलर की जो लाइन है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये टर्क्वाइज की लाइन है फिस्कल डेफिसिट की, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है प्राइमरी डेफिसिट की। आप नीचे देख भी सकते हो, मैं एक बार इसको मिटा दूं, आराम से देखो लो, दिख रहा है? टर्क्वाइज कलर की लाइन फिस्कल डेफिसिट और ब्लू कलर की लाइन प्राइमरी डेफिसिट। इन आंकड़ों को छोड़ो, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, आंकड़े आंकड़े याद नहीं रहते किसी को, इन सब में उलझनों में मत फंसा करो, कितना है कितना नहीं है। लेटेस्ट जो भी होगा एग्जाम के जाने से पहले याद कर जाना, ये फालतू एनालिसिस मत करा करो, नंबर्स के बीच में कभी मत फंसा करो किसी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी के आर्टिकल्स हो, पहले एनालिसिस जानो, नंबर अपने आप याद हो जाते हैं। सबसे पहले इस आंकड़ों में कूदने से पहले आप ये समझो कि अगर ये स्टेटमेंट आ गई, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज हायर देन द प्राइमरी डेफिसिट, क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगी? हमेशा ऐसा होता ही है, हमेशा ऐसा होता है। और एक बात बताओ शाइनी, अगर कोई इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़े तो वो तो बट ऑब्वियस सी बात मतलब कह देगा ना कि पर्सन जिसने अगर हल्का सा इसकी थ्योरी को पढ़ रखा है, जो डिफरेंस जानता है प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी के बीच में। फिजिकल एक बहुत अम्ब्रेला टर्म होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, प्राइमरी तो छोटा सा पार्ट होता है ना। लेकिन वही वाली बात है ना, अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लोगों को लगता है कि भाई ये तो अब पढ़ा ही नहीं है, तो कभी सोचा ही नहीं। तो अब हमेशा याद रखना आप लोग जिंदगी में, फिजिकल डेफिसिट हमेशा बड़ा होता है प्राइमरी डेफिसिट से। अब आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ बताने से, ये तो चलो थ्योरेटिकली आ गया। दोस्तों, कभी भी मेंस के अंदर ग्राफ बनाना हो ना, कभी भी, जो कि जीएस पेपर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन में बनाना पड़ सकता है, हमेशा आप याद रखना कि प्राइमरी डेफिसिट का ग्राफ आप नीचे ही बनाओगे और फिजिकल डेफिसिट का ग्राफ प्राइमरी डेफिसिट के ग्राफ से हमेशा ऊपर ही होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
प्राइमरी डेफिसिट का ग्राफ हमेशा फिजिकल डेफिसिट के ग्राफ से नीचे ही होगा अगर एक्स और वाई एक्सेस पे दोनों के दोनों सेम ग्राफ आपको कोट करने हैं। कभी दोनों की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हमेशा फिजिकल डेफिसिट ऊपर रहेगा, हमेशा उसके आंकड़े ज्यादा नंबर के रहेंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी डेफिसिट। ये चीज क्लियर? ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूं इसका प्रूफ, बताओ क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ूं? ठीक है, ये ग्राफ ना 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये ग्राफ ना दोस्तों आराम से साल 2018 की बात से ना आराम आराम से जा रहा था ऊपर। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर चलता है कि घाटा हो रहा है सरकार को, सरकार खर्चा वगैरह कर रही है, जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था। 0.4, 0.4, 1.6, ऐसे ही जो फिजिकल डेफिसिट था 3.5, ये कम भी हो गया 3.4, फिर 4.7। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्मल ऐसा ऐसा बढ़ते 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 ये जो एकदम से स्पाइक आया है इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, कौन सा ईयर था? ये क्या हो गया था यहाँ पर? पेंडेमिक। पेंडेमिक, एकदम से घाटा, एकदम से घाटा। और उसके बाद से सरकार ने जो प्रयास करे तो सिचुएशन नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हुई है। देखो नीचे, नीचे 6 पॉइंट, देखो 9.2 से फिजिकल डेफिसिट 9.2 से 6.7, 6.7 से 6.4, प्राइमरी डेफिसिट 5.7 से 3.3, 3.3 से 2.8। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं जिस तेजी के साथ ऊपर गया था उसी तेजी के साथ नीचे भी आ रहा है? और जब ये देखना, लाइन देखना, 1 2 3, 3 2 1, जब ये ऐसा नीचे दोबारा आ रहा है तो ये इसको क्या मैं, इस चीज को क्या मैं जोन ऑफ कंसोलिडेशन नहीं कहूंगा क्या? जैसा कि मैंने बिटकॉइन के चार्ट में दिखाया था आपको, बताओ सेम चीज बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बताओ, है ना? और कोविड 19 के टाइम पर ये जो घाटा बढ़ा है, घाटा किसकी वजह से बढ़ा है? किसकी वजह से ये सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति ज्यादातर कहां से होती है? मेन सोर्स क्या होता है सरकार के रेवेन्यू का? टैक्सेस। और क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनियों की बैंड बज रखी थी, इसकी वजह से सरकार का फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट बढ़ा है? शाइनी, कह सकते हैं ना? किसी को शंका है इस बात में कोई भी? कंपनियों को एक बार ही देखते हैं जरा अच्छे से। ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है, प्लेटफॉर्म है। अंकिता, आप लोग फर्स्ट लेक्चर से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा ये क्या है। पहले मुझे बता दो, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रही किसी को इस पिक्चर? ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्या बोले जा रहे हो, क्या बके जा रहे हो आप? बताओ, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा ना? बिस में ऐसा कुछ है कि हवा के ऊपर से जा रही है कोई बातें सर के ऊपर से? ठीक है, हम यहाँ पर किसी भी एक कंपनी का चार्ट ओपन करते हैं, हिंदुस्तान की कंपनी का। ठीक है, हम करते हैं, मान लो सुनी सुनाई कंपनी जिसको सबने सुना होगा, रिलायंस। सब लोग जानते हो रिलायंस को। मैं रिलायंस के चार्ट पे जा रहा हूँ। और कोविड कब आया था? कोविड कब आया था? 2020, है ना? कोविड आया था 2020 में। दोस्तों सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, आपको नीचे जब भी ये क्या कहते हैं, अगर आप इसको देखोगे, आपको नीचे ये डेट और डे लिखे आ रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहे हो नीचे? मंडे 28 नवंबर 2022, ट्यूसडे 6 दिसंबर 2022, दिख रहा है ये सब नीचे जो लिखा आ रहा है? बताओ, ये नीचे। ठीक है, अब इसी को देखना, हम आगे बढ़ते हैं। कोविड कब आया एक बार फिर से बताओ? साल 2020 में। कौन से महीने में? मार्च में। हम बढ़ते हैं 2020 की तरफ और मार्च महीने की तरफ। एक मिनट रुक जाओ, टाटा पावर, टाटा स्टील पे चलते हैं।
नीचे आपको दिख रहा है ये, हम लोग मार्च तक आ चुके हैं, ये दिख रहा है। मैं इसको एक बार के लिए डेली पे लेके चलता हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। 17, मैंने एक यहाँ पर लाइन खींच दी। अब ध्यान से देखना, नीचे क्या डेट दिख रही है आपको? 5 फरवरी 2020। सबको दिख रही है? जल्दी बताओ। इस टाटा स्टील की ग्रोथ ना दोस्तों बहुत अच्छे से हो रही थी। ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको? ऊपर की तरफ जाता हुआ कि नीचे की तरफ जाता हुआ? ऊपर की तरफ। थोड़ा सा इसने पुल बैक लिया, कोई बात नहीं, कोविड वोविड की खबरें आने लग गई थी, लेकिन उसके बाद से एक और रिकवरी आने लग गई थी इसके अंदर। टाटा स्टील की हम लोग बात करें, टाटा स्टील का चार्ट है ये। लेकिन उसके बाद एक बात बताओ, इतनी ज्यादा शार्प फॉलिंग देख रहे हो? 5 फरवरी 2020 से लेकर इतनी ज्यादा शार्प फॉलिंग के इस रेंज को, जो ये स्टॉक इतना नीचे था, इस रेंज को भी तोड़ गया। देखो यहां तक आ गया ये पूरे का पूरा, इस पॉइंट तक। क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोविड की वजह से एक फॉल देखने को मिला? बताओ। और क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर टाटा को लॉस हुआ, और इस लॉस की वजह से जो रेवेन्यू है वो सरकार को कम पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स? कह सकते हैं सारी बातें हम, ठीक है। बैंकों की एक बारी बात कर लेते हैं। आईसीआईसी बैंक का नाम तो सबने सुना ही होगा, आईसीआईसी बैंक। और इसको हम चलते हैं, जस्ट अ मिनट। आप एक चीज और जानते होगे, फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, उसके साथ ही साल 2021 में सेकेंड वेव भी आई थी, राइट? है है ना? मैंने यहां पर एक लाइन बनाई है, 25 अक्टूबर 2021। अच्छी खासी आईसीआईसीआई बैंक में ग्रोथ हो रही थी। ग्रोथ कुछ इस कदर हो गई, बूम कर गया एकदम से। वेव आती है, फिर से सेकंड, चीजें खराब होती हैं। खराब कैसे होती है एक बार बताओ? जब उन दिनों कोविड के टाइम पर 2020 और 2021 में क्या लोग बैंकों से ज्यादा लोन वगैरह ले रहे थे? लोन चुका पा रहे थे अपना जो ले रखा है? बताओ। बैंकों के पास इतना पैसा, या लोगों के पास इतना पैसा था वापस, जिन्होंने उधारी इंस्टॉलमेंट बनवा रखी है, कोई चीजें ले रखी ईएमआई वगैरह पे, बैंकों के पास पैसा जा रहा था क्या? बताओ। बहुत सारे लोग दिवालिया घोषित नहीं हो रहे थे क्या? बताना जरा। बहुत सारा एनपीए नहीं बढ़ रहा था बैंक का उस जमाने में, उस साल? बताओ। तो हुआ क्या? कि देखो, गिर गया। उठने की कोशिश करी आईसीआईसी बैंक ने, फिर गिर गया। बहुत मुश्किल से अपने आप को उठाया, साल 2022 आते आते और जोर की गिरा। और मैंने बोला था ना शाइनी, कि कोई भी चीज कभी भी एकदम से ऐसे नहीं गिरती और ऐसे नहीं उठती है, पुल बैक एक होता है हमेशा। तो ये देखो, ये गिर गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई जो कि यहां पर था, इस पॉइंट से आते आते इस पॉइंट तक इसकी लंका लग गई, घाटे में जा रहा था ये बैंक, है ना? अब हम एक बार के लिए रिलायंस पे वापस चलते हैं। ये रिलायंस का चार्ट है आपके सामने। पहली वेव में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं इसको, देखो मैं आपको दिखा देता हूं।
जब ये मार्च में आया, मार्च 2020, यहां पर देखो इसकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा फॉल नहीं आया इसके अंदर। इतना सा फॉल आया, और फॉल आने के बाद ये रिकवरी भी अच्छा खासा कर गया। देखो रिकवर कर गया अच्छा खासा, काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर कर गया ये। अब क्या होता है, इक्कीस में फिर से खबर आती है, कोविड वगैरह की फिर से खबर आती है, सेकेंड वेव आती है, खबर क्या आती है, सेकेंड वेव आई जाती है। उसके बाद से ये रिलायंस जो कि यहां से लेकर यहां तक ऊपर चल रहा था, ये गिर गया। क्या हम कह सकते हैं रिलायंस का एक अच्छा खासा शेयर है हमारे देश में, कॉरपोरेट वर्ल्ड को आगे चलाने के लिए, कॉरपोरेट इंडस्ट्री को आगे चलाने के लिए काफ़ी लोगों को रोजगार वगैरह प्रोवाइड करती है रिलायंस की पूरी जो ग्रुप है ना। क्या हम कह सकते हैं कि इसका रेवेन्यू कलेक्शन सफर करा होगा पक्का कोविड की सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव की वजह से, जिसकी वजह से सरकार को जितना कॉर्पोरेट टैक्स मिलना चाहिए था रिलायंस से, अदानी से, जो भी हमने सारी कंपनीज देखी उससे कम मिल पाया। बताओ, है ना, ये चीज़ है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। एशियन पेंट को भी आप लोग जानते ही होंगे, नेरोलैक, एशियन पेंट जैसे ऐड आते हैं, है ना। तो अगर आप, या आप जितना भी देख लो, किसी को भी अगर आप देख लो, ये सब में गिरावट ही आई है, सब में गिरावट। पुल बैक लेने की कोशिश करी, बहुत जोर की गिरे। सबके ये सारे जितने पॉइंट ये लो दिख रहे हैं आपको, सारे लो दिख रहे हैं, क्या है ये कंपनी के लॉसेज ही तो हैं कि कंपनी नीचे जा रहा है, उनके जो शेयर्स है नीचे जा रहे हैं। क्यों नीचे जा रहे हैं? ग्रोथ हो रही होती तो ऊपर नहीं बढ़ रहे होते क्या? अब इन्हीं जो मैंने आपको कंपनी बताई, आप कहोगे यार ये क्या बताए जा रहे हो। अब इन्हीं जो कंपनियों को मैंने आपको जो दिखाया है, एक बार के लिए हम रिलायंस पे हम वापस चलते हैं, और आप इधर, और आप अब आप पिक्चर देखना, ठीक है। यहां तक आते आते इसको देख लो, टाटा स्टील को, यहां तक आते आते टाटा स्टील की बैंड बच गई थी ना पूरी तरीके से, इधर से आते आते बिल्कुल नीचे चला गया था। और हम लोग अगर इस टाइम पीरियड को देख लें, नीचे देख लो, मार्च 2020, मार्च 2020 दिख रहा है, 23 मार्च 2020, पूरा का पूरा ये नीचे आ गया यहाँ से। अगर आप देखो, ये देखो, ये नीचे ही आता रहा है यहाँ से। ट्रेंड देखो इसका एक बारी, नीचे आ रहा है, राइट। उसके बाद रिकवरी भी जितनी ज़्यादा गिरा था ना, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील पे हैं अभी हम, रिकवरी भी देखो ज़रा, हुई है कि नहीं हुई है बताओ, हुई है कि नहीं। और यहां पर ज़रा ईयर भी चेक कर लो, 16 अगस्त 2021 को फिर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, क्योंकि सेकेंड वेव आई, और ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं फिर से। यहाँ पर दोबारा सेकेंड वेव आई, अब ये दोबारा ऊपर जाने की ट्राई कर, अब जब ये ऊपर जाने का ट्राई कर रही है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि रिकवरी, कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रही है और ये ऐसे जाने की कोशिश करी तो हम कह सकते हैं कि रिकवरी इज ऑन द वे बैक, कह सकते हैं। आप किसी को भी देख लो, किसी को भी, आपके दिमाग में कोई कंपनी है तो बताओ, आप लोग जरा कोई भी कंपनी है बताओ, बोलो। एक एग्जांपल और लेंगे, कुछ भी बोलो मुझे। इन्फोसिस, मार्च 2020 तक ये गिरी,
ऊपर बढ़ रही थी अच्छे से, सेकेंड वेव आई, फिर गिरी। अब ये जो है अभी इधर, ये जो अभी इधर है, ये क्या कर रही है इन्फोसिस यहां पर, क्या कहते हैं शाइनी इसको हम लोग, जोन ऑफ कंसोलिडेशन। और यहां से अब जब ये फटेगा तो क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ कह लो या फिर शाइनी क्या कहेंगे इसको, रिकवरी। मतलब आप अगर इसके शेयर के प्राइजेस को देखो दोस्तों, अगर आप सब, मैं अगर यहां पर बनाऊं एक लाइन बना रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, ये देखो 524 रुपीज का जो शेयर था, 524 रुपीज का जो शेयर था, वो अच्छी खासी रिकवरी लेते लेते देखो यहां पर 1956 का हो गया था। आपका पैसा ऑलमोस्ट ट्रिपल। और अभी कितने में चल रहा है, 1590। थोड़ा सा क्योंकि इसने पुल बैक, लेकिन इसके बाद अब जब ये ऊपर निकलेगा ना, इसके बाद जब ये ऊपर निकलेगा तो अब ये इससे भी ऊपर निकल जाएगा। हर किसी चीज के साथ यही है। और ये सारे एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आपको ये चार्ट का क्या मतलब है भाई, ये चार्ट का मतलब आप ही लोग समझ सकते हो जो कि मेरे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। ये सारी चीजें ईशा एक बात हमने ट्रेडिंग क्लासेस में एंजॉय करी हैं, सब देखा है, ये सब है ना, सीखा है। ऐसे ही देश चलता है, ऐसे ही इकोनॉमी चलती है ये। और कंपनी कैन लाई बैलेंस शीट्स कैन लाई, लेकिन शाइनी दीज चार्ट्स विच आर रेगुलेटेड बाय सेबी दे कैन नेवर लाई। ये ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से बताते हैं। कोई इन्फोसिस कभी ये कह ही नहीं सकती अर्पित कि हमने कभी इस टाइम पर इतना घाटा नहीं करा था और इससे ज्यादा प्रॉफिट करा था, ये भी नहीं कह सकती। ये था कंपनी का एक वन ऑफ द लो पॉइंट। और ये क्या था, वन ऑफ द हाई पॉइंट। ये चीज है, ठीक है, मोर देन इनफ। इसको दिखाने के लिए वापस चलते हैं अपने उस पे, यहां पर, ठीक है। तो ये जो एक प्रकार से, इस टर्म को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, फिजिकल कंसोलिडेशन, मतलब सरकार का जितना जो घाटा था ऊपर गया, वो नीचे आया, अब वो ना एक तरीके से जोन ऑफ कंसोलिडेशन में आ गया है। ये चीज जोन ऑफ कंसोलिडेशन में घूम रही है। अब ऐसा नहीं है शाइनी कि ये यहां से ऊपर जाना चाहिए ना, ये बल्कि क्या करना चाहिए, यहां से गिरना चाहिए बल्कि, है ना, या फ्लैट हो जाना चाहिए। अगर गिरे ना तो एटलीस्ट फ्लैट हो जाए वाला कर्व। ये चीज है, ओके। आगे बात करते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत हुई इन कंसेप्ट को समझने में, मुझे एक बार क्लियर कर दो, किसी को भी। नहीं ना। अब जब टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, हमने चैप्टर 1 में क्या देखा अभी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुए कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुए हैं, बताओ इस डायग्राम को देखते हुए। इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में भी सबसे ज्यादा क्या चीज कलेक्ट हुई है, और क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का मेन रूप तो अब तो हमारे जीएसटी है ना। बात करते हैं जीएसटी की, तारीफ करते हैं थोड़ी सी। इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी ना एक ऐसा स्टेबलाइजिंग वाइटल रिसोर्स बनकर आया है रेवेन्यू के टर्म्स में सरकार के लिए, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारें हों, सरकार हो सॉरी, और स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें हों। जो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस, अप्रैल टू दिसंबर 2022 से ये बढ़ गई है। कितनी पहुंच गई है, 24.8%। 24.8%। आप कहोगे सर आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा हमने, सरकार ने जो कलेक्ट करा वो जीएसटी से करा, और ऊपर वो ये बोल रहा है कि 26% बढ़ गई है, और नीचे दिखा रहे हैं 24.8% बढ़ गई है। तो हम किसको माने, चैप्टर 1 के उस ग्राफ को माने या फिर इन आंकड़ों को माने। देखो आपको मानना है कि टेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस 26% की ग्रोथ हुई है। ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल पैसे डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आए हैं, ये कह रहा है जीएसटी की रेवेन्यू कलेक्शन 24.8% इंप्रूव हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये नहीं कह रहा है कि जीएसटी से पैसे कम आए, ज्यादा आए हैं।
ये इसने जो YOY लिखा रखा है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये मजाक में ऐसे नहीं लिख रखा है। इसको ये मत समझ जाना कि हम इससे अपनी इंटरप्रिटेशन ये बनाते हैं कि जीएसटी में, क्योंकि यहाँ पर 24 दिख रहा है परसेंटेज, यहाँ दिख रहा है 26, तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुई है। वो ईयर ऑन ईयर बेसिस कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस भी ज़्यादा मिलने लगे हैं 26% की गति से, और जीएसटी कलेक्शन भी ज़्यादा होने लगा है 24.8 या 25% की गति से। यानी कि इससे एक एनालिसिस ये निकल कर आती है, अगर हमें दिमाग में अपने खोपड़ी को शांत करना हो और कंफ्यूज ना करना हो अपने आप को, अगर मैं आपसे ये पूछूं बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे सवालों के कुछ जवाब देना आप। रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज्यादा किससे हुआ है? आंसर दो मुझे जरा यहां पर। रेवेन्यू कलेक्शन किससे ज्यादा हुआ, जीएसटी से कि डायरेक्ट टैक्स से? नंबर वन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, ये नोट कर लेना सब लोग, ठीक है, लेक्चर के बाद या अभी जब भी आप सुन रहे हो तो। रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज्यादा जीएसटी से हुआ है। कोई डाउट किसी को? सब लोग कंफर्म करो मुझे, हाँ या ना, जल्दी बताओ। प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना? 8.7 लाख करोड़। जीएसटी कलेक्शन कितना? 12 करोड़। 11.9 करोड़, 12 करोड़, ठीक है। तो बताओ, 8.5 ज्यादा कि 12 नंबर ज्यादा? 12 नंबर। वापस आते हैं इस पे, कहाँ गए? हम्म। अगर मैं इसके आगे एक शब्द लगा दूं, देखना यूपीएससी कैसे खेलता है, मेरी बात ध्यान से देखना कैसे खेलता है यूपीएससी। मैं इसके आगे बस एक शब्द लगा रहा हूं, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है जीएसटी ज्यादा। रेट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ये किसका ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? बताओ। और रेट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस ही होता है इसका मतलब। बताओ ये किसका ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है? ये देख लो यहाँ पर, जीएसटी का कह रहा है 24.8% और डायरेक्ट टैक्सेस का कह रहा है 26%। किसका? डायरेक्ट टैक्स का। फर्क समझ में आया? रेट की जगह एक वर्ड और एक वर्ड और डाल सकता है यूपीएससी, रेट या फिर परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑब्वियसली बात है ऐसे नहीं लिखेगा, PRCENTAG लिखेगा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा बना दिया सिंपल। परसेंटेज ऑफ या फिर रेट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। देख रहे हो, सिर्फ एक शब्द में मिसबा पूरा खेल बदल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के ये लेक्चर को आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, ये मजाक नहीं है, ये जो ईयर ऑन ईयर बेस से वो लिख रहा है। हाँ, लेकिन वो अच्छी बात है, आप लोगों को ये मेहनत खुद से करने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत मैं करके आपके लिए ला रहा हूँ। आप खुद से परेशान मत हो ना कि हमारी कोई एनालिसिस मिस ना हो जाए, हमें क्या खुद से ये इसका प्रिंट निकलवा लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ऐसे आपको कोई हरकत नहीं करनी है। आप लोग सिर्फ अपने स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, इसको बस रिवाइज करते चलो। वो मेहनत मैं ही कर रहा हूँ, ये जो हिडन चीज़ें हैं ना, ये बताना मेरा काम है। यही तो फ़ायदा है लाइव क्लासेस का, और क्या फ़ायदा है? यही तो फ़ायदा है फाउंडेशन कोर्स का, वरना क्यों आए हो मेरे पास? जब ये खुद ही मेहनत करनी थी तो फिर पैसे बचाते, आराम से पढ़ते, अपना काजू बादाम खाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जीएसटी के कलेक्शन के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे, एक बार उस बात को कंप्लीट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जीएसटी टैक्स पेयर जो हैं वो कह रहा है कि डबल हो गए हैं 2022 में, 1.4 करोड़ तक पहुंच गए हैं जो जीएसटी से टैक्स देते हैं। ठीक है भाई, अगर जीएसटी से सरकार को इतना ज़्यादा टैक्स प्राप्त होने लगा है, सरकार का रेवेन्यू सोर्स इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है जीएसटी की वजह से, ये इंप्रूवमेंट किसकी वजह से हुई है? एक तो सरकार ने पूरे देश में एक ड्राइव चलाई थी कि जीएसटी को जो लोग अवॉइड करते हैं ना, उनकी दुकानों पर, उनकी कंपनी पर
ये सब जो जीएसटी की जो चीज़ें होती है, जो बिल होता है जहाँ जहाँ जीएसटी लगना है, उनके जगह पर छापा मारा जाए। इसके लिए किसकी तारीफ हम कर सकते हैं जीएसटी इवेडर्स को देखने के लिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आईआरएस ऑफिसर, है ना शाइनी? प्रॉपर तरीके से तो इन्हीं को पता रहता है ना, सरकार ने इन्हीं को तो बोला होगा ना, है ना? उसके बाद फेक बिल्स जो कभी कभार जो जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अमेजन से जब भी कोई आपको पार्शल रिसीव होता है तो जो बिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्पित? क्या बात है अशप्रीत, वैसे तो तुमको जानते नहीं ये सबसे पहले, हैं? हाँ सर, याद आया, मैंने अपने बंदे के लिए लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट मंगवाया था, ब्रेकअप हो गया उसके बाद। ओ, फिर तो तुम और बोरिंग हो। गेट आउट ऑफ माई फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद सिस्टमेटिक चेंजेस, सिस्टमिक चेंजेस सच एज रेट को रैशनलाइज कर दिया गया है। और एक चीज सरकार ने करेक्ट कर दी है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। भाई कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोल रहा है ये? रेट रैशनलाइजेशन करेक्टिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्या है इस अंग्रेजी का मतलब? इतनी टिपिकल इकोनॉमिक्स को मैं कैसे समझूं? तो चलो मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है। क्या हुआ जब जीएसटी आया, तो जीएसटी में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के सामने आया था, नोटबंदी हुई थी और उसके बाद एकदम से डीमोनेटाइजेशन के बाद, जो डीमोनेटाइजेशन का जो बस शादी हुई जिससे वो जीएसटी था, है ना? लगातार ये दो प्रक्रिया एक साथ हुई थी 2016-17। अब क्या होता है जब जीएसटी आया तो सरकार ना बहुत ज़्यादा असमंजस में थी, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने न्यूज़ को ट्रैक भी करा होगा। तो ठकुराइन ने आपने एक चीज़ देखी होगी कि कभी जीएसटी के रेट्स ऐसे करे जा रहे हैं, कभी इस तरह का जीएसटी लाया जा रहा है, कभी सेंट्रल जीएसटी, कभी स्टेट जीएसटी, कभी पूरा का पूरा मिक्स करके जीएसटी, है ना? जीएसटी में मतलब सरकार ने बहुत चेंजेस करे हैं, बहुत चेंजेस। सरकार खुद भी कंफ्यूज थी कि करना क्या है। और जीएसटी के बाद लोगों की दिक्कत, लोगों की सबसे बड़ी जो कंप्लेन थी अर्पित आपने सुना होगा, ये थी कि घंटा काय का जीएसटी का फायदा हुआ है, सारी चीजें तो महंगी हो गई हैं पहले से, है ना? अब उसमें एक बात की गाली जो सरकार को खानी पड़ती थी वो था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम अपने पीएमएफ आईएएस के लेक्चर को अगर रिवाइज करें तो हम लोग जो इन्वर्टेड एनर्जी पिरामिड जो पढ़ते हैं फूड चेन और फूड वेब के कंसेप्ट में, वो कुछ ऐसे बनता है ना, इन्वर्टेड चीज ऐसा होता है ना कि उल्टा पिरामिड उल्टा ट्रायंगल। बताओ, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, एक मिनट रुकना, प्रॉपर बना देता हूं। ये होता है ना इन्वर्टेड स्ट्रक्चर किसी भी चीज का, मतलब अगर ये पिरामिड ऐसा होता तो ये सीधा होता, ये इन्वर्टेड है ना ये वाला। बताओ, ठीक है? अब क्या होता है देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, और मैं इसको अपने पर्सनल एग्जांपल से बता देता हूं। माय फादर इज अ बिजनेसमैन, वो दिल्ली में फैक्ट्रीज रन करते हैं, विमेन अप्रैल का, लेडीज गारमेंट्स की फैक्ट्री है हमारी, जिसमें प्लाजो, चिकन कुर्ती, सलवार, जीन्स, टॉप, जो भी चीज़ें होती हैं ड्रामेबाजी की, वो सारी बनती हैं लड़कियों के लिए, ठीक है? तो उसका फ़ायदा मेरी बीवियों को मिलेगा, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है अपने पिताजी की कपड़ों की फैक्ट्री से। तो मैं आपको ये कपड़ों वाले बात बता देता हूँ। क्या हुआ था जब जीएसटी आया ना, तो हमें रेवेन्यू निकालने के लिए पापा बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उन साल 2006, 17, 18, 19 और फिर कोविड वगैरह आ गया। 19 तक स्टेबलाइज हो रहा था, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा, मतलब जितना पहले आता था उतना नहीं आ पाता था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? हालांकि मैंने इसकी जो टर्म्स थी किताबों में बाद में देखी कि इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं जीएसटी के टर्म्स में, लेकिन उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई थी और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और वही चीज़ गूगल से भी प्रूव करवाऊंगा अभी मैं। क्या होता था, वो ये कहते हैं, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि हम सब एक मिलकर फैक्ट्री चला रहे हैं कपड़ों की और हम सब बिजनेस पार्टनर हैं, मुझे सबसे पहले एक बच्चों वाली चीज़ का एक आंसर देना जरा अर्पित, कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट पहले बन जाएगा या रॉ मटेरियल पहले आएगा? बताओ, बच्चों वाला सवाल। रॉ मटेरियल ऑफिस से बात है, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट एकदम से कैसे बन जाएगा? अब देखो, जिसको अर्पित ने आंसर देकर बोला है रॉ मटेरियल, होता क्या था, रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। जैसे अगर मान लो कि सबसे ज्यादा कपड़ों की फैक्ट्री में क्या चीज यूज होनी है, मतलब कॉटन,
हाँ, अब नॉर्मल कॉटन ऐसे यूज नहीं होती कि रुइयां उठा उठा कर ले आए, धागे होते हैं बेसिकली। लेकिन वो धागे जो हैं, जो धागे वाले से अगर हम लोग धागा खरीद रहे हैं, बल्क में खरीदेंगे हम तो, क्योंकि हमारी तो फैक्ट्री इंडस्ट्री है ना। तो हम सारे बिजनेस पार्टनर हैं हमारे एग्जाम्पल में, और हम सब मिलके धागे और ये सब ला रहे हैं। लेकिन जो धागों को बनाएगा वो कोई बुनाईकार बनाएगा जो धागे बुनता होगा। वो जब लाता होगा धागों को बुनने के लिए, क्या लाता होगा? कॉटन। मान लो कि वो कॉटन ले जाने एक, जहां पर जिस राज्य के अंदर ब्लैक सॉइल मिलती है वो वहां जा रहा है, और हम अपने एग्जांपल के अंदर पकड़ लेते हैं महाराष्ट्र को। क्या महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है और क्या महाराष्ट्र में कॉटन उगती है? जल्दी बताओ। हाँ जी, तो मैंने आपका एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट भी रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब मान लो कॉटन, जब वो धागे बनाने वाला, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं रील, है ना, धागे की रील, उसको बनाने वाला जब वो लेकर आ रहा है, उसकी कलरिंग वगैरह करवा रहा है, तो क्या जीएसटी वहां पर लगेगा? रुइयों का उस धागे वाली फैक्ट्री में आना, क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्योंकि हम लोग जीएसटी को, याद है 2017 में शाइनी जीएसटी की डेफिनेशन क्या आई थी? जीएसटी इज अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स, याद है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स है ये। जहां से कोई प्रोडक्ट ओरिजिन होगा वहीं उसका टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने पापा से पूछा कि फिर पापा इसमें दिक्कत क्या थी, मतलब वो टैक्स लगा रहे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, बात ये है कि ये टैक्स सिर्फ एक जगह नहीं लगेगा, ये हर एक दरवाजे पे जाके लगेगा। कैसे? जो फार्मर से जो कॉटन उठाई, रील वाला अपने पास लेकर आया, चल उसने धागे बना दिया। अब धागे का कोई सफेद कलर थोड़ी ना ज्यादा यूज होता है कपड़ों में। भाई टर्कोइज कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, मजेंटा कलर होता है, पाकिस्तानी ग्रीन कलर होता है। ये कलरों के नाम होते हैं ऐसे, करोड़ों कलर के नाम होते हैं ऐसे, करोड़ों कलर की रील होती है ऐसी। अब वो सारे जा रहे हैं डाई वाले के पास, जो कि उन उसको क्या कहते हैं, उन थ्रेड्स को कलरिंग कर रहा है। उसके बाद वो एक और जाइंट रील्स बना रहा है उसकी, धागों की। हर एक जगह पर टैक्स लगता चलेगा, पर्सन 1 के पास टैक्स, पर्सन 2 के पास टैक्स, वो करके टैक्स। तो पापा ने मुझे ये बताया कि ये जो कॉटन की जो रील्स हैं, प्लस कोई भी मान लो कि टॉप में और क्या यूज़ होगा, बटन होगा यूज़, और अगर कोई पैंट है तो जिप यूज़ होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें जितने रेट में आती थी ना, इसके रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस जगह से ओरिजिनेट होती थी इस पे एक एक जगह पे टैक्स लगता था, और एक कपड़े को बनाने के लिए कॉटन रील, बटन, जिप, इन सब में वो लगता था। तो ओवरऑल जो हम कपड़ा जो बाजार में 250 का पर पीस बेचते थे, वो ना चाहते हुए भी हमें 750, 550 का पीस बेचना पड़ता था। अब कल का लेक्चर मेरा याद करो, इकोनॉमिक सर्वे का रुपये याद करो। 1 लाख रुपए का फाउंडेशन कोर्स में 3 लोगों को दूं, उसमें ज्यादा मुझे फायदा है, या फिर 10-10 हज़ार का फाउंडेशन कोर्स में 30,000 लोगों को बेच दूं, उसमें मेरा फायदा है। और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर, है ना, ऑब्वियस ही बात है। 30,000 क्या, मतलब 300 लोग भी खरीदे चाहे 30 लोग भी खरीदे, तो मेरा काम हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा 3 लाख से, है ना। अब क्या होता था, ये चीजें बिकती नहीं थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि कपड़े एकदम से इतने महंगे क्यों। और फिर देखो ना, अगर ये कपड़ा महंगा हुआ है तो लोगों की फिर इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना। देश में ऐसा होता है क्या कि चीजें बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ लोगों की इनकम बढ़ रही है? तभी तो इन्फ्लेशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। महंगाई महंगाई किसको फील होगी? जिसकी इनकम वहीं रुकी हो लेकिन चीजें महंगी हो गई हो, है ना शाइनी, बजट जिसका डगमगा गया हो। यही तो पढ़ा था हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर के अंदर। अगर आपकी इनकम भी बढ़ रही है तो आपके लिए चीजें कितनी भी रेट की जा रही हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? ठकुराइन, हम दोनों की इनकम जो है प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए आती हो, तो फरारी हमारे लिए कोई महंगी चीज है क्या? बताना जरा, है ना। ठकुराइन के लिए फरारी ऐसी हो जाएगी बैटरी रिक्शा में घूमने जैसा। जूस पीने जा रही है तो फरारी में बैठ के, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है तो फरारी में बैठ के, ब्रेकअप करने जा रही है तो फरारी में बैठ के। तो अब क्या होता था, ये रॉ मटेरियल्स हो जाते थे महंगे, तो अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट क्या बनेगा? कपड़ा। कपड़े को मान लेते कि एक कुर्ती बनी। अब उस कुर्ती में जो मोती लगे हैं, नग लगे हैं, छोटे छोटे शीशे लगे हैं, जो भी लगता है, रील्स लगी हैं, कुछ ना कुछ कढ़ाई कढ़ाई का काम है उसके ऊपर। अल्टीमेटली ये कुर्ती जो कि 750 की बिकती थी, अब वो ना चाहते हुए भी मार्जिन निकालने के लिए 1,350 रुपए की बेचनी पड़ रही है, ठीक है। अब इसमें ये बिक जाती थी मान लो कि 1,000 कुर्तियां, लेकिन अब ये बिक रही हैं सिर्फ 250 कुर्तियां। और फिर ऊपर से लेबरर्स के चार्जेस देना, मजदूरों को चार्जेस देना, किसी किसी को दिहाड़ी देना, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या था, ये तो मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल, और जो रियल में होता था, मतलब मैंने अपने फादर को जो देखा वो, और जो रियल में मैंने सुना,
और जो जनरली ऐसी रॉ मटेरियल्स का महंगा हो जाना, जिसकी वजह से फिनिश प्रोडक्ट महंगा हो जाना, ये चीज़ होती थी। लेकिन अब बस वो एक कोइंसिडेंस वाली बात ही है कि ये चीज़ ज़्यादा, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो प्रभावित हुआ था ना, इसने अप्रैल या गारमेंट सेक्टर को ज़्यादा प्रभावित करा था। तो ये कॉन्सिडेंस वाली बात, मतलब क्योंकि मेरे फादर का गारमेंट्स का बिजनेस है, तो इस वजह से मतलब मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई। अभी आपको भी समझाता हूँ क्या है। इतना तो आप समझ गए हो। अब होता क्या था, इसकी वजह से कई लोग क्या करने लगे कि मेरे फादर भी सामान मंगवाने, जो कपड़े हैं वो मंगवाने लगे इंडोनेशिया से, बर्मा से, थाईलैंड से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान का कपड़ा आने लगा। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा इसका क्या फायदा, तो उन्होंने बोला इंपोर्टेड कपड़ा हमें ज्यादा सस्ता बन रहा है एज कंपेयर टू हिंदुस्तान की धरती पर रहकर कपड़ा बनाना, क्योंकि उसमें सारी चीजें फैक्ट्री के अंदर, बटन, जिप, धागे, कढ़ाइयों का काम, फिर लेबरर्स के चार्जेस देना, ये ज्यादा महंगा हमें पड़ रहा है। तो हम उतना ही पैसा बल्क में देके 50 पीस की जगह 5,000 पीसेस मंगा ले रहे हैं अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से, यहाँ से, इधर से, थाईलैंड से, बर्मा से, चाइना से, अफगानिस्तान से, ये पूरा का पूरा हम मंगा लेते हैं। अब इसकी वजह से लोग, हाँ, लोग क्या मतलब बिजनेसमैन वगैरह ना उस टाइम पर इंपोर्ट बहुत करने लगे थे। ये था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। यहां पर सरकार को सिर्फ क्या चीज चेंज करने की जरूरत थी, जो रॉ मटेरियल होते हैं उनका रेट रैशनलाइज कर दो, बस उनका रेट रैशनलाइज कर दो। बस दोस्तों, टॉपिक हमारा खत्म हुआ। यही सरकार ने चेंज कर दिया। यही इसके अंदर सिस्टमैटिक चेंजेस सरकार ने करा कि जो रेट है ना उसको रैशनलाइज कर दिया। हर एक जगह पर इतना इतना टैक्स नहीं लगेगा कि वो फाइनल प्रोडक्ट इतना महंगा बिके कि जो बिजनेसमैन या दुकानदार है वो उसे बेच ही नहीं पा रहे, और वो इस कदर मजबूर हो गए हैं कि देश में प्रोडक्शन ना करके वो इंपोर्ट करवा रहे हैं। फिर आपको एक बात बताओ, जो हमारा एक नारा रहता है इकोनॉमी का कि इंपोर्ट कम से कम करवाओ, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करवाओ, जो भी चीज हो वो मेड इन इंडिया हो, एटलीस्ट हिंदुस्तान की धरती पर प्रोड्यूस हो वो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, वो भी मिले। तो फिर पापा ने भी मेरे ये करा था कि वर्करों को वो हटाने लग गए थे। फिर जरूरत ही नहीं ना कि बना बनाया माल वहां से आ रहा है, उतना पैसा जितना वर्करों को हर महीने जा रहा है, तो उतने में तो अफगानिस्तान से, थाईलैंड से इतने से कपड़े आ जाएंगे ना पूरे के पूरे। तो उतना पैसा जो भी इम्पोर्ट बिल के ऊपर लगता है वो कर दिया, और फिर उन्हीं कपड़े के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके फैक्ट्री में मजदूर जहां मान लो कि 200 काम कर रहे थे तो 120 उन्होंने कर दिए। अब 80 लोगों को जो उन्होंने हटा दिया ना चाहते हुए भी, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन 80 लोगों को रोजगार मिलता था उनका रोजगार छिन गया मेरी फैक्ट्री की वजह से, मेरे पापा के बिजनेस की वजह से? कह सकता हूं। ये सब क्यों हुआ? इस जीएसटी के ड्रामे की वजह से, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से। और दिक्कत क्या थी, सरकार बस एक बारी रेट को रैशनलाइज कर देती। कौन से रेट को? रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के रेट को। और जब सरकार ने ऐसा कर दिया, आज दोबारा वही हाल है। मतलब आज जैसा पहले चलता था स्ट्रक्चर, फिर से अब 250-300 लेबर काम करती है, और अब हम यहीं बनाते हैं और माल बिकता भी है आराम से। अब हम सप्लायर बन गए हैं। अब पहले अफगानिस्तान और इन सबसे माल आता था, अब पापा इन सबको सप्लाई करते हैं दूसरी कंट्रीज को, वहाँ से जो भी डिमांड आती है। और ये चीज़ जो मैंने आपको बोली ना, इतनी बाकी जो मैंने आपको ये चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्या बोलेंगे हम इसको? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ये देखना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, दे आर टैक्स्ड एट हायर रेट्स देन द फिनिश प्रोडक्ट। मतलब कुल मिलाकर इस लाइन का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा है या फिनिश प्रोडक्ट ज्यादा महंगा है? रॉ मटेरियल। इसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हर्ट होती थी, स्पेशली इन सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स एंड एपरल। गारमेंट्स को क्या कहते हैं? एपरल। तो इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं ये ज्यादा महंगे हो गए देन द इंपोर्टेड फिनिश प्रोडक्ट। तो लोगों का रवैया क्या रहेगा, देश में बनाना कि इंपोर्ट करवाना? मेरे पापा के एग्जांपल में मैंने क्या बताया आपको, वो क्या करवाने लग गए थे उन सालों में? इंपोर्ट। तो बस ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और देखो इसके लिए ना न्यूज आई थी द हिंदू में, ये रही, हायर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स देन द फिनिश गुड्स मेकिंग इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स चीपर। तो जब उनको, पापा को वही लगता था कि इंपोर्टेड गुड्स को सस्ता उनको पड़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कोई समाज सेवा करने थोड़ी ना बैठा रहता कोई बिजनेसमैन।
मजबूरी रहती है, वरना फिर अपना सामान पैक करो और खुद फिर रास्ते पे आ जाओ, बात ये रहती है ना। ये वाली बात कोई ईगो नहीं है बोलने के लिए, लेकिन बात ये है कि फिर अपना सामान पैक करो, अपनी इंडस्ट्रीज बंद करो, फैक्ट्री बंद करो, फिर खुद भीख मांगो। वो फिर चीज़ करना, लेबरों को हटाना फिर मजबूरी बन जाती है। अब ये चीज़ सरकार होने नहीं देना चाह रही थी, तो सरकार ने इस चीज़ को ठीक कर दिया। क्या आपको आज के बाद ये सब चीज़ें समझ में आई कि रेट रैशनलाइजेशन और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या था जीएसटी के अंदर? बताओ बताओ, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से निकल सकता है दोस्तों, कि जब रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा महंगे हो जाएं एज कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी। जीएसटी के क्वेश्चन आज तक निकलते हैं यूपीएससी में, आप उठाकर देख लो 2016 के बाद से कोई भी पेपर, हर साल एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा आपको जीएसटी का, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। मेंस में पहले ज़्यादा आते थे, थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आई जाती है। स्टेट पीएससी में तो आज तक पूछा जा रहा है, जैसे उन लोगों के लिए अभी पता लगा उनको कि जीएसटी आया है। यूपीपीएससी, बीपीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, एमपीपीएससी, उनमें तो आज तक ये क्वेश्चन बन रहे कि जैसे उनको अब पता लगा होगा जीएसटी आ गया है, अब इसके ऊपर हमें स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसमें ये बन सकता है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के रेट ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स, और ये हर्ट करता है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया का ही है ये वाली चीज़। और इसकी वजह से अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं कि एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो बताओ ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स। क्या बढ़ जाते हैं? ठीक है, ऐसे करा जाता है इकोनॉमिक सर्वे, बजट और पीडी 365 वगैरह को, उसमें भागा नहीं जाता। और ये उसी का कवर हो सकता है, आई एम रिपीटिंग, जिसका स्टैटिक पोर्शन मजबूत हो। यूट्यूब पे काफ़ी लोग मुझे सुन रहे होंगे, वो जान रहे होंगे कि कनेक्ट चल रहा है, लेकिन जब तक उन लोगों का स्टैटिक पोर्शन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आधा अधूरा ही रहेंगे, क्योंकि पेपरों के टाइम पे वो भूलेंगे इस चीज़ को। हमें नहीं पता प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, वो क्या। अब मैंने तो बता दिया ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन वो इस चीज़ का बैठ के रट्टा मारेंगे। शायद हमें रट्टा मारने की जरूरत है इस चीज़ में, हम तो जानते हैं ना इसका कंसेप्ट डेफिनेशन, कि हमेशा प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट का ग्राफ ऊपर ही बनेगा प्राइमरी डेफिसिट से। ये बात आ जाती है। ये डिफरेंस है बस, कि जो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर करने आ गया और जो पूरा फाउंडेशन कोर्स कर रहा है, बस ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन डोंट वरी, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको ना भी पता हो तो उसकी पूरी पूरी हेल्प हो जाए। बात घुमा फिरा के रिवीजन पे आती है कुल मिलाकर। ऐसा भी नहीं होता कि जो फाउंडेशन कोर्स कोई कर रहा तो उसका सिलेक्शन हो ही जाना है। रिवीजन के ऊपर पूरी पूरे गेम है। उसके बाद ये हो गया। नीचे बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है कि बुरा होता है? लॉन्ग टर्म का होता है कि शॉर्ट टर्म का होता है? जल्दी बता दो मुझे फटाफट, हमने डिस्कस करा था इसको। लॉन्ग टर्म का होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, एक बारी चैप्टर टू पे यही था, 1 पे था, सॉरी। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के, जिसकी वजह से सरकार के कुछ ना कुछ फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होते हैं, या उनकी लाइबिलिटीज जो होती है वो रिड्यूस होती है, ईदर विच रिजल्ट्स इन ईदर क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स या रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। जैसे लैंड को एक्वायर करना, बिल्डिंग वगैरह बनाना, मशीनरी, इक्विपमेंट, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना, लोन देना, एडवांसेस देना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट या यूटीज़ को, पीएसयूज़ को, दूसरी पार्टीज़ को। ये सारी की सारी चीज़ें सरकार के रेवेन्यू सोर्सेज को स्ट्रेंथन करेंगी कि वीक बनाएंगी? जल्दी बताओ। स्ट्रेंथन करेंगी। लेकिन इसी की जगह अगर मैं वर्ड मेंशन कर देता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वीक बनाती है ना। अब देखते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केपिक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो स्टेडली इंक्रीज हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 2.5% था जीडीपी का, बढ़ गया है, सॉरी, फाइनेंशियल 2022 2.5% हो गया है। 2009 से लेकर 2020 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 09 टू 2020, इसमें 1.7% के आसपास ही डोलता रहा है बस ये। और उसके बाद एकदम से इंक्रीज हो गया। मतलब आप क्या कह सकते हो, 2009 से लेकर 2020 तक ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था सरकार का, ये कौन से जोन में घूम रहा था? जोन ऑफ
और जब ये कंसोलिडेशन टूटा तो हमेशा उसके बाद क्या होता है? रिकवरी, फटता है वो चीज। शाइनी अब समझ गया मैं तुम्हें ट्रेडिंग लेक्चर्स में क्यों बुलाता था? इट इज फर्दर बजटेड टू इंक्रीज, ऐसा माना जा रहा है कि साल फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर ये 2.9% रहेगा जीडीपी का। अब मेरी एक बात सुनो भाई, फाइनेंशियल ईयर 2023 का मतलब है 2022 टू 2023, ये चीज़ तो खत्म हो गई है, पर ये फिर भी ये क्यों कह रहा है इट इज़ फर्दर बजटेड टू इंक्रीज? ये इंक्रीज हो सकता है क्योंकि देखो इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को रिलीज हुआ है। 31 जनवरी को सारी बातें तो नहीं आ सकती ना एकदम से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। साल का फाइनेंशियल ईयर भी खत्म नहीं होता ना तब तक, तो बताओ गलत बोल रहा हूं मैं? तो वो कह रहा है कि जिस हिसाब से बड़ा है, जब आंकड़े आएंगे पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 तक के, तब देखिएगा कि ये 2.5% जो कि पिछले साल था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ये 23 में बढ़कर जो मार्च तक के आंकड़े होंगे उसमें 2.9% तक हो जाएगा। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हमारे पास सारे आंकड़े आ गए कि अप्रैल आ गया कि अभी जब हम इस दिन ये लेक्चर भी डिस्कस कर रहे हैं? बताओ नहीं ना। अश्प्रीत पहले फोन चेक कर रहे होगे ना आप, है ना, कि अप्रैल आया कि नहीं आया? उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े सारे इंसेंटिव्स भी अनाउंस करे हैं स्टेट की कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स। अब एक बार बताओ, लोन में अगर इंटरेस्ट ना देना पड़े, ब्याज ना देना पड़े शाइनी, तो एक बार बताओ स्टेट गवर्नमेंट भर भर के लोन नहीं करेंगी, लेंगी नहीं? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सीरियसली लेना। मैं अब जो भी लाइन बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ जरा जैद, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है इस वाले पॉइंट में कि स्टेट को लोन दे दिया जाएगा लेकिन इंटरेस्ट फ्री। तो मुझे क्या बताओ, ये क्या घंटा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? शाइनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होता है जब मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो उससे वो प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाए और ब्याज भी आ जाए मुझे। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हेल्प भी हो रही है इससे? बताना जरा शाइनी। नहीं नहीं, वो छोड़ो, वैसे एक बस पॉइंट बताओ, तुम गहराई में मत कूदा करो डार्लिंग, पहले मेरी बात बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बहुत सारे इंसेंटिव्स जो अनाउंस कर रहा है उसमें कह रहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे देंगे लेकिन ब्याज नहीं लेंगे। तो इसमें घाटा दिख रहा है ना, एक बार को सुनने के लिए इस लाइन में? किसका घाटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का? लेकिन इससे शाइनी फायदा किसका है? अर्पित फायदा किसका है इससे, इसमें बताओ। अरे वो तो ठीक है, तुम भी जर्नल बातें। शाइनी किसका फायदा है इसमें? अरे यार, पहले स्टेट का है, क्योंकि स्टेट में क्या है कि उनका भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। और अल्टीमेटली अब शाइनी उस वाली बात को ले आओ कि जब देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो वो सेंट्रल तो एक शाइनी इमेजिनरी थिंग होती है ना। जनरली तो कोई ना कोई एक राज्य ही होता है, केंद्र शासित प्रदेश ही होता है, यूटी या स्टेट के अंदर ही तो खड़े रहते हैं ना हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कोई स्टेट हो, सेंट्रल जगह कोई स्टेट होती है क्या? मतलब मान लो अर्पित बताओ, हम अगर दिल्ली में खड़े तो क्या हम सेंटर में खड़े हैं? बताओ। वो हाँ, ये चीज़ है जो शाइनी ने पहला पॉइंट रेस करा था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट होगा तो उससे ऐसा ऐसा होगा, वो चीज़ ठीक है। लेकिन मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट से हमें ये पता लग रहा है ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन नहीं ले रहा, और सॉरी लोन दे रहा है इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लोन पे ब्याज नहीं ले रहा, तो यानी कि वो अपना घाटा करवा के किसका फायदा कर रहा है? किसका कर रहा है फायदा? स्टेट का। लेकिन शाइनी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो चाहे सेंटर का चाहे स्टेट का हो, किसके ऊपर प्रभाव डालेगा? देश के ऊपर प्रभाव डालेगा, या फिर हमें छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स को देखना होता है? देश के ऊपर, है कि नहीं? और केपेक्स लिंक्ड एडिशनल बोरिंग प्रोविजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेंड कर दिया है, ये कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस करे हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन भी अब देख रहे हो ठाकुराइन, इसमें चीज देख रहे हो, लोन भी ऐसे देगा लॉन्ग टर्म।
अंकिता देख रहे हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन नहीं देगा। और वो अलग बात है शाइनी, है ना, कि इसमें ट्रैप ही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही लॉन्ग टर्म के लिए वैसे तो, है ना। बस वो अंडरस्टैंडिंग में ट्रैप है थोड़ा सा, और कुछ बात नहीं है, हम तो जानते ही है ना स्टैटिक पोर्शन से। तो इसमें मुझे पहले ये बताओ, स्टैटिक पोर्शन का पढ़ने का फायदा लगा आपको, जो मैंने चैप्टर्स पहले करवा दिए? ईजी हो गया ना इकोनॉमिक सर्वे, बताओ। उसकी बस आप लोग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखना। सुगंधा, आप कनेक्ट कर पा रहे हो सारी चीज़ें? मुश्किल तो नहीं लग रही हैं? मुश्किल लग रही है तुम लोगों को, हैं अर्पित? बस रिवाइज करते रहना सब लोग। उसके बाद emphasis on emphasis of capex or capital expenditure on infrastructure in intensive sectors like, लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ें सरकार इन पे खर्चा करेगी, और ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से ही बनती हैं। रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स की चीज़ें, ये सब। और यही वो चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक सर्वे ने पहले ही चैप्टर के अंदर शनि बता दिया था ना कि मीडियम टर्म ग्रोथ बहुत बेहतरीन रहने वाली इंडिया की, ये चीज़ है वो। आगे गवर्नमेंट की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेस करके जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है, ध्यान से सुनना, यानी कि हम इस इकोनॉमिक सर्वे से क्या डिराइव कर सकते हैं ईशा, कि सरकार का प्लान क्या है कि मीडियम टर्म में ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा मैग्नेट क्या होगा, सबसे बड़ा मैग्नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरव्यू में आपसे कोई भी पूछे 2024-25 के इंटरव्यू तक, शाइनी, अर्पित, सब लोग याद रखना, सरकार ने मीडियम टर्म के अंदर, क्योंकि मीडियम टर्म तो देखो ना मिसबा, चलेगा ना 2025-26 के इंटरव्यू तक, इस डिकेड में तो वैसे भी शाइनी प्लान ही है पूरा का पूरा उनका। तो जब वो ग्रोथ बढ़ने लगेगी हमारे देश की, तो आप लोगों से वो इंटरव्यू में पूछेंगे कि सरकार ने ऐसा क्या करा था कि जो ग्रोथ बढ़ने लगी, तो आपका आंसर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को प्लीज सब लोग सीरियसली लें, ये सिर्फ एक रट्टेबाजी वाला डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट का पार्ट आप भी बनोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप अपने निब्बे निब्बियों से फ़ोन पे लगे हुए हो और उसके बाद अरे हो जाएगा कल करते 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 करते, वहाँ आप ये नहीं बोल सकते ना अर्पित, है ना, कि 31 जनवरी के बाद दे दूंगा सर मैं अपनी रिपोर्ट। हम्म। अप्रूवल की क्या जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अप्रूव आपने क्यों पूछा है अप्रूवल वाला पॉइंट यहाँ पर, क्या क्या दिमाग में आ रहा था आपके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं। हाँ, इसका क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, कौन डिटरमाइन करता है कि सेंट अगर स्टेट पैसे मांगे तो सेंट, ऐसा नहीं होता कि देने ही देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है। उसके लिए एक कमीशन होती है हमारे देश में, जिसका हर साल, हर 5 साल में एक गठन होता है, फाइनेंस कमीशन। वो बता देती है कि इतना इतना रेवेन्यू स्टेट के पास जाएगा, इतना इतना सेंटर रखेगी। तो उसी के तहत ना सेंटर एक अच्छा इनिशिएटिव अनाउंस ये कर रही है, मतलब एक हैप्पी इनिशिएटिव, कि हम आपको पैसा दे देंगे, आप अपनी ग्रोथ करो और हमें आपसे ब्याज भी नहीं चाहिए। ठीक है, यार मान लो आप कोई सेटअप खोलना चाह रहे हो अश्वित, आप ना कोई कैफे हाउस खोलना चाह रहे हो, आपका आइडिया बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ठीक है कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से मेरी इतनी ग्रोथ होती है, तो अश्वित आप मुझसे पैसा रख लो, जब आपको ये ज़रूरत होगी, आपका कैफे अच्छा चल पड़े, तो सिर्फ मेरा मूल मूल चुका देना, ब्याज नहीं चाहिए मुझे। तो आपका भी फायदा हो गया उससे, ये चीज़ है। ठीक है, मूल समझते हो ना, प्रिंसिपल अमाउंट चुका देना, मतलब ब्याज जो है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उसको मूल, मूल रकम ही बोलते हैं ना अर्पित, है ना। फिर गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है, केपेक्स लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, कि सरकार मीडियम टर्म के अंदर जो ग्रोथ जो लाना चाह रही है, उसके लिए सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में जो है, जब मैं इतने बार बहुत बहुत सबसे सबसे बोल रहा हूँ, तो समझ जाओ, ये आपके लिए एक वरदान है ये टर्म, इसको आपको भूलना नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से सरकार का पूरा प्लान है कि हम अभी जो है ग्रोथ स्ट्रेटजी लेकर आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। मुझे एक बात बताओ शाइनी, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करके सरकार ग्रोथ लाना चाह रही है, तो सरकार को शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या भुगतना पड़ेगा, सिर्फ एक,
जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता ही होता है, कुछ भी कर लो। वेरी गुड। अर्शप्रीत, कैफे का आइडिया अगर आपको है, आपने बस पहली सीमेंट लगाया, एक ईंट लगाई, कस्टमर उसी दिन से आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। शुरू में तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ना, खर्चा करना पड़ेगा ना। अर्पित, वो याद है प्रीवियस लेक्चर में आपने दिया था बिंगो का एग्जांपल, चिप्स वाला? क्या उनको लॉस उठाना पड़ा था, थोड़ा थोड़ा खर्चा करना पड़ा था अपनी जेब से मार्केटिंग वगैरह ये सब करने के लिए? रिलायंस जियो, हाँ, अरे हाँ, रिलायंस जियो बहुत बढ़िया। 2017 में फ्री में इसने वो दिया था ना, इंटरनेट वगैरह वो सब, 2 साल तक। और आप देखो रेट उसके सबसे ज़्यादा उसी के है अर्पित, हैं? फिर गवर्नमेंट की जो केपेक्स लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी है, ये इंडिया को एनेबल करती है कि वो ग्रोथ को जो है, ग्रोथ इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल को पॉजिटिव रखे। कुल मिलाकर बेसिकली ये है कि इस बेसिकली इस बात का मतलब ये है, इंडिया ना एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ करे। सबसे पहले तो ग्रोथ ऐसा ना हो कि ना वो बस एक बारी ना हाई को छूकर करके वापस लौट कर आ जाए कि ले थप्पा, मैंने तेरे को छू लिया, मैंने एक बार के लिए तो हाई लगाया ही था मैंने। ये नहीं होना चाहिए ग्रोथ का पैरामीटर। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है यहाँ पर, वो ना सस्टेनेबल तरीके से रहनी चाहिए। और ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल, जो पॉजिटिव, जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिसकी वजह से एक सस्टेनेबल डेट टू जीडीपी रेशियो मेंटेन रहे मीडियम टर्म में। कुल मिलाकर बेसिकली बात है, जब ग्रोथ करने का सरकार सोच रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ग्रोथ करने का सरकार सोच रही है मीडियम टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज करते हुए, तो सरकार का जो खर्चा होगा, और सरकार का जो खर्चा होगा शाइनी, पूरा पूरा सरकार तो खर्चा खुद से करती नहीं है, सरकार बोरो भी तो करती है ना फिर बड़ी सारी पार्टी से, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करवाने के लिए, है ना? तो ये जो डेट है ना, डेट जो घाटा होगा सरकार को, लेकिन लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म तो वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, सॉरी, मैंने पहले चैप्टर के अंदर क्लियर कर दिया था, सरकार लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ नहीं करना चाह रही है। लॉन्ग टर्म के अंदर तो हमेशा हर चीज बुलिश होती है। मीडियम टर्म के अंदर जो जीडीपी है ना, वो ना पॉजिटिव रहे दोनों ये चीजें। मतलब इसका सिंपल सा मतलब अर्पित ये है कि ऐसा ना हो कि सरकार को ना घाटा बहुत ज्यादा टाइम तक दिखे और उससे भी ज्यादा टाइम में फिर जीडीपी के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिर ये मीडियम टर्म की बातें नहीं रह जाएंगी ना। जैसे अश्प्रीत, इसका मतलब ये है, कैफे को सेटअप करने के बाद जल्द से जल्द कस्टमर का बेस बना लो कि रोज कुछ ना कुछ ऑफिस गोइंग लोग आपके ही कैफे में सीसीडी की तरह बैठ के टाइम स्पेंड करें, और डेली कम से कम ऐसे 50 कस्टमरों की कॉफी तो फिक्स हो ही कम से कम आपके पास। वो जो आपने लगाया ना सीमेंट वगैरह, ईंटें वगैरह, उसका जल्द से जल्द एक तो रिकवरी निकले पहले, और जब वो रिकवरी जिस दिन निकलेगी उसके बाद प्रॉफिट निकलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आपने अपने कैफे को सेटअप करने के लिए बहुत लोगों से लोन वोन भी मांगा होगा, हो सकता है पर्सनल रिश्तेदारों से मांगा हो या बैंक वगैरह से फाइनेंस करवाया हो। मान लो कि आपने मामू से अपने 5 करोड़ रुपए लिए, तो उनको देने भी तो है। आप उनको ये थोड़ी ना बोल सकते हो मैंने भी डाला, एक दिन चलेगा, परसों चलेगा, कल चलेगा, नरसों चलेगा। भाई सामने वाले को तो पैसे चाहिए ना, एक ना एक टाइम पे, अपने सही टाइम पे। बताओ हर्षप्रीत, है ना ये चीज़ है। सस्टेनेबल डेट टू जीडीपी का मतलब ये कि भैया जैसे आपकी अगर ग्रोथ हो रही है ना, तो आपका इतना रेवेन्यू निकल जाना चाहिए कि मामा से जो आपने 5 करोड़ रुपए लिए ना कैफे को सेटअप करने के लिए, हर महीने उनकी किस्त पहुंच जाए। आप समझ गए? आप कह रहे हो मामा से मैं क्या करूं, कल को 2 ही कस्टमर आए थे, मैं उनसे बात करती तो हूं अच्छे से, मैं खुद जाके गोदी में बैठ के कॉफी पिलाती हूँ, नहीं मान रहे, अब वो क्या करें, नहीं चल रहा मेरा कैफे। भाई मामा को इन सब बातों से क्या मतलब आपको? उनको तो 5 करोड़ उन्होंने तो दिए ना आपको, 5 करोड़। तो चाहे किडनी बेच के, तो चाहे कैसे भी, तो उनको तो वापस करने ही पड़ेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, was brought down from 15.6% of GDP in financial year 21 to 13.5% in financial year 2022। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है शाइनी? बुरी होती है। क्यों? वेरी गुड, बिकॉज यहां पर देखो अंकिता, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पसेस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुल मिलाकर आप में से जितने लोग इस लाइन को समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे तो अंकिता आपको मैं समझा देता हूं, बाकी सबको तो पता होगा, ये वो खर्चे होते हैं अंकिता जो सरकार को ना चाहते हुए भी ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस करने ही पड़ते हैं। लाइक
अगर आप कल को अंकिता घोष एक अगर आईएएस बन जाती है तो सरकार ये नहीं कह सकती कि सैलरी अगले महीने ले लेना प्लीज, या 2 महीने की इकट्ठी ले लेना। ये ऐसे खर्चे की सरकार को करवानी ही पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करवानी है, कुछ भी चीज़ें, स्ट्रीट लाइटिंग करवानी है, रोडें बनवानी है, हाईवे पे गड्ढे अगर कोई हो गए हैं, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो गया, कहीं पर कोई रोड टूट गई, कुछ टूट गया, ब्रिजेस टूट गया, सरकार ये नहीं कह सकती कि हम बाद में मरम्मत करवा देंगे इसकी। बाद में मतलब कुछ टाइम के लिए तो कुछ दिन रुक सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं हो सकता ना कि अर्पित कि कोई ब्रिज गिर गया भगवान ना करे, लेकिन सरकार ये बोले कि हम जब हमारा अगला टेन्योर आएगा तब हम करवा देंगे इसको ठीक। हार जाएगी सरकार। ओके। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी चीज होती है कि मतलब आप देखो अंकिता, नाम में ही देखो आप, रेवेन्यू, खर्चा। इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पर्पसेस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट। मतलब ये वो खर्चा है जो सरकार कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए नहीं कर रही है। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे खर्चे सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भाई नेगेटिव चीज होती है। लेकिन इसका इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है इसके बारे में? इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है ये गिर गया है। पहले ऐसे खर्चे होते थे 15.6% फाइनेंशियल ईयर 2021 में, अब ये 13.5% पर आ गए। तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? और सरकार का एक बहुत मेजर खर्चा होता था सब्सिडी के ऊपर। सब्सिडी में क्या होता है, जैसे कोई मान लो कि एक चिप्स का पैकेट है 10 रुपए का, तो ये आपको 7 रुपए का पड़ रहा है, तो ये 3 रुपए कौन दे रहा है कंपनी को? सरकार। और ये 3 रुपए क्या हो गए? सब्सिडी। तो सरकार ने सब्सिडी के ऊपर रिडक्शन करी है काफी अच्छे तक। आप लोगों को एक चीज और पता होगी, सरकार ने एक सिलसिला खत्म कर दिया सरकार को जब ये बड़ी बात रियलाइज हो गई। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोलने जा रहा हूं, अर्पित आप उसे कनेक्ट कर पाओगे यूपी एमपी बिहार वगैरह इन सब से, और आप में से बहुत सारे लोग भी कर पाओगे इस चीज को कनेक्ट जो मैं बोलने जा रहा हूं। सरकार को पहले ये लगता था कि जब वो काम वो करेगी ना तो उसका वोट बैंक इंक्रीज होगा, लेकिन सरकार को समझ में आ गया इससे भैया जो रेवेन्यू की जो हमारी लंका लगेगी ना, हम वैसे भी हार जाएंगे इलेक्शंस के अंदर। क्या? एक जो चीज जिसने शाइनी, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से जो डेफिसिट बढ़ा, जो डेट बढ़ा, उसके पीछे वन ऑफ द रीजन ये था अर्पित, एक प्रक्रिया चल रही जो 2-2.5 साल तक, लोन वेवर, और स्पेशली फार्म लोन वेवर। ये रिड्यूस ऐसे, यार ऐसे जैसे मैं बताता हूँ, एक खेत है, अब फार्मर ना रो रहे हैं कि हमें अपने खेत पे ना HYV सीड्स डाल रहे हैं, 100 रुपए की बोरी आती है और 100 बोरियां, 500 बोरियां लगेंगी, हम इतना नहीं दे सकते। तो सरकार ने बोला ठीक है 30 रुपए तुम दे दो, 70 रुपए हम देते रहे। अब ये 70 रुपए सरकार के बाप के पैसे हैं? किसके पैसे हैं अश्विन, किसके बाप के पैसे हैं? हम्म। प्राइम मिनिस्टर का नाम मत लेते ना अश्विन। किसके बाप के पैसे? आपके और मेरे बाप के पैसे भाई, जनता के पैसे हैं। अब एक बार बताओ, आपके दिमाग में आया होगा ठीक है भाई दे दिए 70 रुपए, उससे तो हेल्प हो गई, लेकिन ये 70 रुपए कितने सारे फार्मर होते हैं, कितने 70,000 करोड़ या 7 लाख करोड़ ये बन गए होंगे, किसी और काम में तो काम आ सकते थे ना, कि एक हाईवे बना देते, उस पर टोल बना देते, उससे परमानेंट रेवेन्यू आने लग जाता। यार मान लो मेरे पास 10 करोड़ है आशप्रीत, 10 करोड़ रुपए है मेरे पास, और मैं ना महंगे महंगे जूतों जूतों में, गाड़ियों में 15-15 आईफोन ले लिए मैंने, सैमसंग Z फोल्ड ले लिया, अंड शंड चीज़ों पे मैं पैसा खर्च करे जा रहा हूँ। ये पैसा मेरा कहीं मतलब बढ़ रहा है जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, मतलब मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन उस 10 करोड़ को यूटिलाइज करके मैं अगर करोल बाग में 10 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ 3-4, और सब में अगर PG बनवा दूँ बच्चों के रहने के लिए, तो अब बताओ मैंने क्या करा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा? क्यों? और शुरू शुरू में तो क्यों करा, कैसे करा शाइनी? शुरू शुरू में तो जब तक कंस्ट्रक्शन होगी तब तक तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, मेरा जा रहा है जेब से, है ना। लेकिन जब वो पूरा बन के रेडी होगा, और एक एक फ्लोर के अंदर मान लो कि अशप्रीत मैंने जैसे PG वाले करते हैं कि 4-4 कमरे बना दिए है ना, जिसमें 4 लड़कियों को 4 लड़कों को रखना है या जो भी करना है, एक एक कमरे का किराया करोल बाग में मान लो कि 15-15, 20-20 या 12-12 हज़ार रुपए करा हमने, ठीक है। अब और बना दी मैंने उसमें 4-4 फ्लोर, और ऐसे 3 बिल्डिंग खरीद ली मैंने 10 करोड़ की।
तो एक बार बताओ, अब एक कंसिस्टेंट पैसा नहीं है कि एक दिन उस 10 करोड़ की रिकवरी भी हो जाएगी, कल को कोई दिक्कत हुई, वो 10 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी मेरी भी है, मैं जब मर्जी पूरी बेच दूं एक साथ, ठीक है, और प्रॉपर्टी के वो रेट भी बढ़ेंगे, वो 10 से 12 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़ आने वाले सालों में होगी। पीजी का रेट भी बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मेरे पास एक मैंने 10 से, मैंने जो प्लान है मैंने अपने एग्जांपल में दिया, क्या मैंने 10 करोड़ से 100 करोड़ का धंधा सोच लिया है एकदम से ऐसा करके? बोलो, मेरा रेवेन्यू मैंने बढ़ाया कि कम करा है? मैं 10 से 100 करोड़ की तरफ जा सकता हूं ना, 10 से 1 करोड़ की तरफ तो नहीं आऊंगा ना इस केस में। नहीं, टेम्पररी शाइनी पुल बैक तो लूंगा, लेकिन पुल बैक क्यों लूंगा? कैटापल्ट बनने के लिए, गुलेल बनने के लिए। ओके, क्लियर हो गया बस प्रीत, सब्सिडी क्या बर्डन होती है? ये एक्सपेंडिचर कहीं और खर्चा करा जा सकता था यार। आपके घर पे मान लो अशप्रीत कि एक फ्लोर ऊपर और बन सकता है, जैसे मान लो कि कोई किराए पे चढ़ सकता है। पापा के पास कहीं से 40 लाख रुपए आए, जिसमें वो ऊपर से बन के पूरा तामझाम खत्म हो जाएगा, बन जाएगा फ्लोर। पापा 40 लाख की गाड़ी ले आए, अब उस गाड़ी का कोई भी यूज है? जिस दिन वो शोरूम से निकली उसका तो रेट गिर गया है ना। यही अगर वो ऊपर फ्लोर बनवा देते तो 40 लाख लगते तो एक बार में, लेकिन कंसिस्टेंटली जब तक जिंदा रहेंगे वो तब तक तो किराया आएगा ना। ये चीज है, अब समझ गए कि सब्सिडी एक्सपेंडिचर और उसमें क्या डिफरेंस होता है, मतलब ये लॉजिक क्या होता है इसका, ये चीज है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, कंबाइंड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट्स ऑफ स्टेट। ये ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट स्टेट मतलब क्या? सारी स्टेट्स का कंबाइन करके क्या घाटा हो रहा है क्या फायदा हो रहा है? बताओ, डेफिसिट मतलब क्या? घाटा, घाटा कैसे? रेवेन्यू जाता है कि एक्सपेंडिचर जाता है? एक्सपेंडिचर। ये भी कम हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये था 4%, 4.1। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हो गया 2.8%। और 23 के अभी आंकड़े आए नहीं है, वो हम देख लेंगे आने वाले सालों के अंदर, वो हमें पता लग जाएगा। अब देखो शाइनी, यही तो मजेदार बातें होती हैं, यही विजन आई है इसके करंट अफेयर में, जब हम अगस्त, अप्रैल या अक्टूबर के मंथ में बैठे रहेंगे, जब वो वाले आंकड़े निकलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कम हो गए हैं, तो वो इकोनॉमी के सेक्शन में करंट अफेयर का आर्टिकल बनाकर डाल देगा, है ना। और सब लोग उसको रट्टा मारने लग जाएंगे कि अच्छा ऐसा कम हो गया, इसके पीछे ये रीजन रहे, वो रीजन रहे। भाई उसके बारे में 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि करंट अफेयर सिर्फ मिथ होते हैं। करंट अफेयर भी एक्चुअली कोई ध्यान से पढ़े तो वो स्टैटिक का ही पार्ट होता है। डेट प्रोफाइल, टोटल लाइबिलिटीज जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की, इट मॉडरेटेड फ्रॉम 59.2% ऑफ जीडीपी। लाइबिलिटीज मतलब क्या? सरकार को जो, किसको, कुछ ना कुछ चुकाना है ना। ये फाइनेंशियल ईयर में 2021 में थी 59.2%, ये घटकर हो गई 56.7%। तो यानी कि भाई कम हुआ है तो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? लाइबिलिटीज का कम होना अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है? अशप्रीत, मामू को आपको 59 लाख रुपीज देने थे, आप उसमें से 3 लाख दे चुके हो और 56 देने हैं, तो अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी चीज है। मामा को सुना देना लेक्चर एक बार ये मेरे कहने से। जर्नल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो, ये वाला पॉइंट बस आप ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि कोविड का पॉइंट है ये। जर्नल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जो हम ऊपर बात कर रहे थे, डेट टू जीडीपी रेशियो, घाटा और जीडीपी कितनी बढ़ रही है, सरकार का घाटा कितना हो रहा है, और उसके हिसाब से सरकार के वेरियस इनिशिएटिव जीडीपी को कितना बढ़ा रहे हैं, सरकार के पास रेवेन्यू कहां से आ रहा है। ये घाटा, डेट टू जीडीपी रेशियो हमेशा फेवरेबल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या हुआ था इसके साथ? जब मार्च 2020 खत्म हुआ था ना, जिस टाइम पर कोविड की पहली लहर आई थी, 75.7% था, ये बढ़ गया था, इट इंक्रीज्ड, कीवर्ड देखना, इट इंक्रीज्ड 89.6% एट द एंड ऑफ पेंडेमिक ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2021। लेकिन हम क्या अब ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेकर? डेट टू जीडीपी रेशियो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट ने क्या कहा आपसे, बताओ, ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? वो कंपनीज के लॉस जो है वो रिकवर होना ठीक हो रहे हैं? बिल्कुल। ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, टर्म के और देख लो। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट आइटम्स लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम, यूनियन एक्साइज, सर्विस टैक्स,
जो टैक्सेस यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लगते हैं, लाइक लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे अनगिनत सोर्सेज जान सकते हैं सरकार के पास रेवेन्यू सोर्स आ सकता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ग्रॉस मतलब टोटलिटी के अंदर, टोटल मेरा टैक्स का रेवेन्यू बेस कहाँ कहाँ है। दो बातें और करते हैं, जो दो बातें रह गई छोटी सी डायग्राम वाली, वो ये है सरकार की जो लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब क्या है, सरकार को डेफिनेटली किसी ना किसी से बोरो करा होगा, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लाइक आईएमएफ वगैरह, और सरकार को उसको क्या करना है, अभी वापस करना है ना पैसा, है ना। सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये याद रखना दोस्तों, हमारे देश में सरकार की इंटरनल लाइबिलिटी ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है, और ये चीज अच्छी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी बताओ शैनी ज्यादा होनी चाहिए क्या, बाहर से पैसा ज्यादा ले ले, नहीं। और इंटरनल लाइबिलिटी भी अगर सरकार ने बोरो करे तो मेजर सोर्स कौन होगा सरकार को देने वाला पैसा, आरबीआई। और सरकार ने गिरवी में क्या रखा होगा बदले में, गिरवी, वेरी गुड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, G6, वेरी गुड। एक्सटर्नल लाइबिलिटी है हमारी 4.9% सरकार की। इंटरनल लाइबिलिटी देश के अंदर अंदर अंकिता जो बोरिंग कर रखी है सरकार ने, डेट इज 95.1%, और ये 2022 की चीज है। एक लास्ट डायग्राम और, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना अच्छी चीज की बुरी चीज, जल्दी बताओ। अच्छी चीज क्यों, अच्छी चीज क्यों, ग्रोथ होती है ना, जॉब्स क्रिएट होती है ना। राइजिंग शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंटर्स टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार अगर टोटल जो खर्चा कर रही है उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना कंट्रीब्यूशन है। और उसको शॉर्ट के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने इस साल क्या टर्म यूज करी है इसके लिए, कैपेक्स, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, कॉम्पोजिशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार जितना टोटल खर्चा करती है, जितना कहीं पर भी खर्चा कर रही है, सरकार को किसी का लोन माफ करना है, सब्सिडी देना है, सैलरी देनी है आईएएस ऑफिसर की, सरकारी विभाग में कर्मचारियों को ये करना है, मरम्मत करवानी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर टेबल कुर्सी लगवानी है, एसी लगवाने हैं, पंखे लगवाने हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बननी है, कोई रोड बननी है, कोई हाईवे बननी है, कोई एक्सप्रेस वे बनना है, कोई एयरप्लेन आना है, एयर इंडिया को दोबारा ऐसा कुछ करके सरकारी एक प्लेन बनाना है, कुछ भी खर्चा है सरकार का, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कितना है। लॉन्ग टर्म का ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा या मशीनरी इंस्टॉल करवाएगा या शेयर के अंदर इन्वेस्ट होगा, जिसकी वजह से देश में लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ क्या हुआ है, साल 2018 में फाइनेंशियल ईयर में, नीचे वाला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों, और ऊपर वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। टर्क्वाइज कलर में है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्लू कलर में है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो 2018 की बात अगर हम लोग करें, 89% था सरकार का, यहां पर देखो 89% था सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा होता है कि बुरा होता है, बुरा। ये घट गया है, 81% पे आ गया है। तो आपको ये याद रखना है, 89 से 81% पे आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच इज द गुड न्यूज और बैड न्यूज, गुड न्यूज, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर होता है। साल 2018 में ये था फाइनेंशियल ईयर में 12%, और अब ये बढ़कर हो गया 19%। तो यहां पर 12 से बढ़कर हो गया 19%। अच्छी न्यूज है बुरी न्यूज है, अच्छी चीज है। और ये चीज क्या शो कर रहा है कि इंडिया क्या ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के पाथ पर है या फिर उससे डाइवर्ट हो रहा है या डेविएट हो रहा है, बताओ। रेल पे पटरी पे चल रही है हिंदुस्तान की ग्रोथ की गाड़ी, या फिर उतर गई है वहां से, या फिर अभी नहीं आई ये पटरी पर, पटरी पे चल रही है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने अगर इसको बढ़ाया है, इसके बेनिफिट अभी क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। एक तो शॉक्स ने रोक रखा है, शॉक्स की वजह से इकोनॉमी कंसोलिडेशन की मोड पर है, और जैसी वो बाहर निकलेगी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का आज इन्वेस्ट करा हुआ पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को कैसा बढ़ाएगा, बूम करेगा या फिर स्टैग्नेट कर देगा, गिरा देगा, क्या करेगा, बूम करेगा। और सरकार की एक्सपेक्टेशन क्या है बूम की, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लॉन्ग टर्म। और मीडियम टर्म की डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग,
दिस डिकेड एंड कमिंग डिकेड। बताओ आप सभी को अच्छे से समझ में आया? कोई भी ऐसी चीज जिसमें कंफ्यूजन लगी हो या फिर दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर से गया हो, बताओ। बोलो अच्छे से। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।